हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बच्चों, आज मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को नीट 2026 में 100% सिलेक्शन दिलवाना है। मुझे तलाश है 100 बच्चों की जो मेरे साथ नीट 2026 एग्जाम तक अपना 100% दे और मेरे साथ हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। अगर आप मेरे साथ हार्ड वर्क कर लेते हैं, मैं गारंटी दिलाता हूं आपको नीट 2026 में सिलेक्शन दिला दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं, इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। आप में से जो भी बच्चे मेरे साथ इस मिशन से जुड़ते हैं उनको मैं पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का 80 आवर का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें 40 आवर फिजिक्स का होगा, 40 आवर केमिस्ट्री का होगा। और जो भी मैं वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हूं उसका पूरा हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ताकि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जो टाइम बचा हुआ है ना, इसमें आपको केवल और केवल रिवीजन पीवाईक्यू पर ही फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको मेरी तरफ से जो भी 100 बच्चे होंगे, स्टार्टिंग के मैं पहले से बता दिया हूं, जो मुझे 100 बच्चों की जो तलाश है, उन 100 बच्चों को मेरी तरफ से 24 घंटे का मेंटरशिप मिलेगा। मतलब आप चाहे कहीं ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन एलन से पढ़ रहे हो, कहीं भी इंडिया के किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपको कोई भी डाउट आता है, चाहे पीवाईक्यू में, चाहे मेरे कोर्स में, या कोई और डाउट, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं बायो नहीं पढ़ाता हूं, और एक चीज की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, एक चीज की गारंटी लेता हूं, 360 मार्क्स का पेपर नीट में आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं 300+ मार्क्स का पेपर यहीं से पूछा जाएगा। यही 80 आवर का जो वीडियो लेक्चर है यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर 300+ मार्क्स का पेपर नहीं आया तो मैं आज आप लोग के सामने बोलता हूं, इस चैनल को डिलीट कर दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है सर, आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? यहाँ टीचर 1,000 घंटे पढ़ाते हैं, फिर भी उनके पढ़ाए हुए से पूरा पेपर नहीं आता, तो आपसे कैसे आ जाएगा? तो भाई मैं आपको बता दूं, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार मैं आपको प्रूफ वीडियो बना के दे रहा हूं, और हमेशा ये दिखाता हूं, जब आपका नीट का पेपर होगा उसके एक दिन बाद मैं आपको प्रूफ वीडियो बना के दिखाऊंगा। एक तरफ पेपर का स्क्रीनशॉट और एक तरफ जो हमारा वीडियो लेक्चर है, जो आपका पीडीएफ है, उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। और देखना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 300+ मार्क्स का पेपर यहीं से ही रहेगा। और अगर नहीं आया तो फिर से बोल रहा हूं, चैनल डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब जो आप कर रहे हैं ये किस लिए, मतलब इसकी कॉस्ट क्या है? ठीक है, आपको लग रहा होगा ना इसकी बहुत फीस लेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यह लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। इसमें केवल आपको सर्वर कॉस्ट पे करना है। मतलब ये मत सोचिएगा 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे नहीं पे करना है, केवल 299 रुपीज पे करना है। ठीक है, देखो मुझे तलाश है अच्छे बच्चों की, मुझे चाहिए रिजल्ट, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूं, तो उसके लिए चाहिए मुझे रिजल्ट। और रिजल्ट कौन देगा? वो आप लोग देंगे। उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं आप लोग के साथ, लेकिन आप लोगों को मेहनत मेरे साथ करना पड़ेगा भरपूर। ठीक है, मैं चाहता हूं अगर 100 बच्चे जुड़ते हैं तो 100 में से कम 15, 20, 25 तो सिलेक्शन ले ही ले। सिलेक्शन ले या न ले, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में 300+ स्कोर लेकर आए, ताकि मैं अगले साल दिखा सकूं लोगों को। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पर केवल सर्वर कॉस्ट जितना आपका आता है ऐप पर, वो लगभग 299 के आसपास है, वो बस आपको पे करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पे करना है। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीडीएफ, मेंटरशिप सब उसी में आपको दे दिया जाएगा। इस मिशन में जुड़ने से पहले आप लोगों को एक काम करना है। ये जो वीडियो है अभी जब खत्म होगी, इसके आगे मैंने 2025 में जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आया था नीट का, उसका पूरा प्रूफ लगाया हुआ है। पहले जाके उसको देखिएगा, तब जाके आपको इस मिशन से जुड़ना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं 0 लेवल का हूं, या मुझे बहुत कम आता है, बहुत कम तैयारी है मेरी, क्या मैं तब भी इसको ज्वाइन कर लूं? बिल्कुल, मैंने क्या बोला, केवल आपको 80 आवर देना है। चाहोगे तो 2-2.5 घंटे डेली पढ़ के 30 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। केवल आपको इसमें पढ़ाया नहीं गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी कराया गया है, तो पीवाईक्यूज की भी टेंशन यहां से आपकी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब यह है 30 डेज अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हो, पूरा सिलेबस, पीवाईक्यू सब आपका खत्म हो जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है उसके लिए मैं हूं ही। और आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी बातें आपने बता दी, कैसे जुड़ना है इससे ये तो बता दीजिए। जुड़ने के लिए आप लोगों को देखिए, आपको सामने एक ऐप दिख रहा होगा आकाश एकेडमी के नाम से, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा।
या प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं आकाश एकेडमी, ठीक है, लोगो देख लीजिए, या व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और कोर्स में ज्वाइन होने के बाद या ज्वाइन होने से पहले, ठीक है, मुझे आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करेंगे, ताकि मैं आपको जो 100 मिशन 100 जो स्टार्टिंग के 100 बच्चे होंगे उन्हीं को जोड़ा जाएगा, उनको मैं उस ग्रुप में ऐड करूंगा, ठीक है। इतना ही नहीं, जब आपका नीट का पेपर पास आ जाएगा, मतलब पूरा अप्रैल का महीना जो है, उसमें मैं आपको कई सारे 10-10 मिनट के वीडियो बना के दूंगा, ठीक है, 10-10 मिनट के वीडियो बना के दूंगा जो डायरेक्ट आपके नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे, हालांकि पूरा पेपर यहीं से आएगा नो डाउट, लेकिन वो एक्स्ट्रा वीडियो होंगे 10-10 मिनट के, वो देखते रहना, डेली एक दो वीडियो ऐसे मैं देता रहूंगा, ठीक है। बाकी कोर्स को ज्वाइन कर लो, और कोई भी डाउट हो, ये जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मुझे मैसेज कर देना। और एक चीज और, बहुत सारे कोचिंग वाले इस समय क्रैश कोर्स या कुछ भी ऐसा लॉन्च किए होंगे, आप देखेंगे 10-10 घंटे 20-20 घंटे एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर आपसे नोट्स बनवाएंगे। आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है, नहीं है ना, लेकिन यहां पर आपको मेंटरशिप भी मैं दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, और वो भी लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ही है लगभग, ठीक है, केवल आपको सर्वर कॉस्ट का पे करना है 299। अगर आपको लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 299 भी नहीं दे पा रहे होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उनके लिए भी कम कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अब कोर्स को ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये प्रूफ वीडियो केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, ठीक है, वो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए अब देखिए फटाफट सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन का प्रूफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको पढ़ाया था उसका है। व्हीटस्टोन ब्रिज P/Q = R/S अगर ये होता है तो बीच से करंट हटा देते हैं, बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। इसी पर पूरा बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ देखो 5/2.5 = 3/1.5 बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल, यानी कि इसको हटा देंगे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, ये यहाँ पे सब सीरीज में ऐड कर देंगे, I = V/R करके बैटरी में करंट निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बात और, मैं यहाँ पर आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ किसका था, व्हीटस्टोन ब्रिज का, और सिंपल सीरीज और पैरेलल का सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट नोट से था, बिल्कुल, बस यही मुझे आपको दिखाना है, यहाँ आपको प्रूफ देखना है। बाकी ये सारे क्वेश्चन मैंने 2013 से लेके 2025 तक के पूरे PYQ कोर्स में डाल रखा है, पूरा वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख लीजिएगा वहाँ से। यहाँ बस दिखाने की कोशिश करूँगा, आप बस मिलाइएगा, मैच कराइएगा, यही काम है आपका, ठीक है। पढ़ना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है, सीख लो तो अच्छी बात है, हालांकि कुछ बताऊँगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक इलेक्ट्रॉन है, मास और चार्ज दिया हुआ है, स्पीड दिया है c/100, ठीक है। ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्शन टू ईस्ट मोशन, वी विश टू अप्लाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है, उसका एक ही केस होता है। केस तो बहुत सारे बनते हैं, बट जो आपके क्वेश्चन नीट में आते हैं, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा यही पूछे जाते हैं। तो बस आपको V = E/B लगा देना है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। V कितना दिया है, c/100 दिया हुआ है, E आपको निकालना है, B की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसको निकाल लीजिएगा। और ये कैसा होता है, क्रॉस होता है, कैसा होता है, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा तो परपेंडिकुलर होगा, और वैल्यू कितनी आएगी वो भी आप कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, सेम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यहाँ देख लीजिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर वेव कभी भी लिखा हुआ है तो हमेशा वेलोसिटी लाइट ऑफ स्पीड के इक्वल होता है, इसको ध्यान रखना है। तो C = E/B होता है, E की वैल्यू 60 दिया हुआ है आपको, यहाँ देखिए, है ना, E0 की वैल्यू 60 दिया हुआ है, B निकाल लेंगे यहाँ से, B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, बाकी ये सब सेम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, बाकी ये 40 डेज का क्रैश कोर्स, 399 प्राइस, सब कुछ आपके इसके बारे में तो आपको पता ही है। कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर लीजिएगा, क्या क्या मिलेगा सारा कुछ बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, देखिए क्या लिखा है। सिंपल सा, फोटो करंट और इंटेंसिटी की बात हो रही है या फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि y = x टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, यानी कि y = mx ग्राफ यही बनता है ना। तो सिंपल से ये सब कराया गया है, ठीक है, सारा कुछ कराया गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको 2 काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, 2 डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स का रेशियो निकालना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। K1 = F1D1 कर देंगे,
K2 इक्वल टू F2D2 कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो F1/F2 निकल आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, देख रहे हो कराया गया है, ये देख लो यहाँ पे सारा तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको जो लग रहा हो कि सर बाहर से आया हो? नहीं ना? ठीक है, देखते रहिएगा सारा। केमिस्ट्री में तो 170 प्लस मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 180 में केवल कितना पढ़ना था? 200 पेजेस। वीडियो कितना था? 40-50 घंटे का, समझ रहे हो? मतलब 90 आवर में पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट। ध्यान रखो। अब आप सोच सकते हो कहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पर आइए। बॉब इज हैवली मास सस्पेंडेड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो करा रखा है नोट्स में, अगर आप जाके देखेंगे तो। ठीक है, मैकेनिक्स मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है सारी चीज़ें। इसमें 2 चीज़ें करते हैं, एक तो एनर्जी बैलेंस करते हैं और एक आपका क्या करते हैं, टेंशन लिखते हैं। ठीक है, टेंशन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ की एनर्जी कितनी होगी? देखो हमेशा इसको रेफरेंस मानते हैं तो पोटेंशियल 0 होगा, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 0 हो जाएगा पोटेंशियल, इज इक्वल टू यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखो मैं लिख देता हूँ, चलो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू वी पी का कितना होगा? हाफ एम वहाँ की वेलोसिटी वी पी स्क्वायर प्लस एम जी। एच कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये एल है और ये एल साइन थीटा होगा, क्योंकि ये एल है, ये थीटा, तो एल साइन थीटा होगा, तो एल प्लस एल साइन थीटा है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ, तो सेम देख रहा हूँ, ऐसे बताया गया है। ठीक है, टेंशन कैसे लिखेंगे? टेंशन, तो टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी? देखो देखो ध्यान से, तो टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, एम जी नीचे होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये एम जी कॉस होगा तो ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टी प्लस एम जी साइन थीटा सेम डायरेक्शन है, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंटीपिटल फोर्स लगता है हमेशा। ठीक है, और ये v कौन सा होगा? वी पी वाला हो जाएगा। बस यहाँ से आपको जो भी निकालना हो, शायद आपको v अपॉन मतलब वी पी निकालना है, मतलब वी नॉट अपॉन वी पी का रेशियो निकालना है, दोनों से आप निकाल लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे 2 इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, जैसे एक ये है, एक ये मान लेते हैं, एक आपका रफ है और एक आपका स्मूथ है। आपको पता होना चाहिए अगर स्मूथ है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? जी साइन थीटा होता है। और टाइम क्या होता है? √2h बाई, है ना, टाइम क्या होता है? √2h बाई जी होता है। अब h तो दिया हुआ है, h लेंथ l है, तो √2l अपॉन जी की जगह पे जी साइन थीटा हो जाएगा, ये स्मूथ के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर यही रफ सरफेस होता तो रफ के लिए क्या होता है? इधर लगेगा जी साइन थीटा और इधर लगता है म्यू एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, और इधर लगेगा एम ए, तो एक्सेलरेशन यहाँ से किसका हो जाएगा? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी। फिर से बता रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ भैया, है ना। तो यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा? √2l अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। बाकी देख लेना, शायद टाइम डबल ले रहा है तो T2 जो ले रहा है वो 2T1 ले रहा है, इक्वल करके जो भी पूछा हो अपना निकाल लेना। सिंपल सा क्वेश्चन था, म्यू की वैल्यू निकालना है तो ये म्यू आप यहाँ से निकाल लेना। आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट। ठीक है, सारा कुछ पढ़ा रखा है यार, कुछ भी मतलब छोड़ा नहीं है। ये देखो डायरेक्ट नोट से है। एक आपको E इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा होता है। ठीक है, यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो ये एच सी बाई ई आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली वैल्यू लिख देंगे या ये वाली लिख देंगे, है ना। तो लैम्डा 2 इक्वल टू एच अपॉन √2m के हो जाएगा, √2m के हो जाएगा। दोनों डिवाइड कर देना तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। पाइप ओपन, जब बोथ एंड पर पाइप ओपन होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये λ/2 होता है। तो λ/2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे? L कर देंगे, तो λ इक्वल टू 2L आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू V/F होता है, तो F निकालेंगे तो V/2L आ जाएगा। सही है, देखो कराया गया है सेम टू सेम। अब करा है कि इसको पानी के अंदर, आधा पानी के अंदर डुबो दिया गया, मतलब यही जो था ना, इसको पानी के अंदर डुबो दिया गया। अब ये एक एंड पर क्लोज हो जाएगा पाइप, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा, ये λ/4 हो जाएगा, और ये पहले L था तो अब L/2 लेंथ होगा, आधा तो डुबो दिया गया ना, तो L/2 इज इक्वल टू λ/4 कर देंगे। फिर से वही λ/2 इक्वल टू L आ गया, तो यानी कि F इज इक्वल टू V/2L, फिर से वही आ गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इसमें बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? L/2 लेना भूल जाते हैं। λ/4 तो ये हो जाएगा और ये L/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इतनी सारी चीज़ें।
गाइस क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, लिखा है ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर, मतलब 40 मीटर हाइट से एक बॉल को छोड़ा जा रहा है जो कि 0.5 kg का है। जब वो टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा बताओ। v1 अगर हम मान लेते हैं तो √2gs से टकराएगा। बोलो ठीक है, ठीक है, √2gs से। अब टकरा गया, फिर लिखा है द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइज द हाइट 10 मीटर। टकराने के बाद ये कितना जाता है, 10 मीटर तक ऊपर जाता है। कब तक ऊपर जाएगा, तब तक कि वेलोसिटी इसकी फाइनल जीरो नहीं हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं कुछ v2 है, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे बताओ। तो यहाँ से v2 निकालने के लिए हम लोग v² = v2² - 2gs लगा देंगे। यहाँ से v2 निकल आएगा, सही है, v2 निकल आएगा। यहाँ से v1 निकल आएगा, ठीक है। आपसे पूछा इम्पल्स कितना होगा, तो देखो इम्पल्स मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इम्पल्स पढ़ाया हुआ है। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे, p2 - p1 निकाल लेंगे, ठीक है। अब p2 कैसे लिखेंगे, इसका लिख देंगे। p2 का मतलब ये वाला 2 वाला, 2 वाला मतलब ये वाला ना, v2। p = क्या होता है m, तो m v2, m की वैल्यू कितना है 0.5 माइनस। अब p1 कितना लिखेंगे, p1 लिखेंगे माइनस m v1 लिख देंगे, ठीक है, m v1। आप बोलोगे सर 2 बार माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज निकालना है, तो एक माइनस चेंज की वजह से आया है, ठीक है। क्या इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो p2 - p1, एक माइनस ये वाला था, तो ये वाला माइनस क्यों आया। आप सोच रहे होंगे ना सर ये माइनस क्यों आया, दूसरा वाला माइनस क्यों आया। तो मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो तो डायरेक्शन अलग अलग है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर आ रहा है। तो एक को प्लस ले लो, एक को माइनस ले लो। अब आप सोच रहे होंगे सर किसको प्लस ले किसको माइनस, यार किसी को भी प्लस ले लो, किसी को भी माइनस ले लो। चाहे नीचे को प्लस मान लो, ऊपर को प्लस मान लो, किसी को मान लो, लेकिन अगर आप नीचे को प्लस मान रहे हो तो ऊपर को माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम जो होता है, इंपल्स जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, हमेशा प्लस में ही आती है, ठीक है। तो माइनस तो आएगा ही नहीं, तो यानी कि दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, इसलिए 2 बार माइनस लगाया गया है। अगर इसको माइनस मान लेते तब क्या आता, -m v2 - m v1, तब भी ऐड करते ना, लेकिन तब माइनस में आता। बट उस आंसर को क्या मान लेंगे, प्लस में मान लेंगे, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मॉड लगा के इसको प्लस कर लेंगे, सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, आपसे बताया है बैटरी का इंड्यूस्ड LdI/dt होता है। इस पूरा सवाल भी मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको VA - VB निकालना है ना, तो VA - VB कैसे निकालेंगे। जब आप यहाँ से चलेंगे तो पहले ये पड़ेगा, इसका पोटेंशियल होता है LdI/dt, ठीक है। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो +5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि करंट यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव एंड पे आ रहा है। प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे, I2I लिख देंगे, ठीक है। L की वैल्यू कितना है इंडक्टर की L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू दिया है 1, ठीक है। LdI/dt दिया है 1, तो ये 1 लिख देंगे, प्लस 5 + 2I की वैल्यू 2, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12। द रेडियस ऑफ मार्सियन, एक मार्सियन है मतलब मंगल ग्रह मान लेते हैं, ठीक है, MA दिया है, और एक मरकरी है, तो मरकरी को ME मान लेते हैं, ठीक है। कराए कि मार्सियन का जो रेडियस है वो मरकरी का 4 टाइम्स है, यानी कि रेडियस ऑफ मार्सियन = 4 टाइम्स मरकरी वाला, RE मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर कराए कि मार्सियन का ईयर मतलब इसका टाइम पीरियड कितना दिया है, ये दिया है 687। आपको बताना है टी कितना होगा। आपको मैंने कैपलर्स लॉ बताया था, थर्ड लॉ, T² = 2R3, यानी कि T1/T2 या TA/T लिख दो का होल स्क्वायर = RA/RE का होल क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर यहाँ से आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्या अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा जो नोट से बाहर का था। 200 पेज पढ़ना यार, बाकी बाहर लोग क्या कराते हैं 200 पेज में केवल एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक करा डालते हैं। यहाँ 200 पेज में पूरी फिजिक्स आपको पढ़नी है, और पढ़ना नहीं है केवल, उसका वीडियो लेक्चर बकायदा एक एक चीज़ को समझाया गया है। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझ में आए, और अगर एक आध चीज़ नहीं भी आती तो मैं किस लिए हूँ, मेंटरशिप किस लिए बनाया, इसीलिए। तो कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो हर बच्चा करता है, कितना भी कमजोर हो, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 3ΔA/A × 100, डायरेक्ट लिख दूँ। 3 × A का परसेंटेज कितना है, 1 दिया है तो 1 हो गया, प्लस B का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3 कर देंगे, प्लस C का कर देंगे 2, प्लस D का कितना कर देंगे 4, बस खत्म। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। इसको मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कैसे करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे A B C लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले AB से बना है ये वाला ना, AB से मिला है ये, और ये नॉर गेट है। ये कौन सा है, नॉट प्लस और जो मिलके करता है नॉर, जिसको क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं ना, दोनों नॉर गेट है। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से AB
ये ए है ना, ये ए है, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं कुछ सी मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ डी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मान लेते हैं 0 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1 मान लेते हैं। तो सी क्या बनेगा, सी नॉर, नॉर का मतलब और प्लस नॉट, तो 0 0 0 0 का नॉट करेंगे तो 1 1 0 1 1 का करेंगे तो 0 1 0 1 यहाँ 0 फिर यहाँ 0, ठीक है, सी आ गया। क्या डी भी यही आएगा, क्या डी भी यही आएगा, क्योंकि बी है और ये ए है, फिर से डी, क्यों डी भी यही आएगा 1 0 0 0 यही आएगा। देख लो सी और डी तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये बी ए से मिला है, ये बी से मिला है, बात तो वही है। अब फिर देखो नॉर गेट है और वाई नॉर लगाना है, तो 1 1 1 1 को और बनाएंगे तो 1, तो 0 आ जाएगा, 0 0 0 1 1 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा गेट है, अब ए बी को वाई से कंपेयर करके बताओ कौन सा गेट बन रहा है। 0 0 से 0, ठीक है, एंड दिख रहा है मुझे, नहीं एंड नहीं है, 0 0 0 0 0 हो गया, ऐड करो, अच्छा ऐड 0 0 प्लस 0, हाँ और हो गया 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 1 1, ठीक है, यानी कि और गेट होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है, बिल्कुल 30 सेकंड में, अगर आपका प्रैक्टिस है तो 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, मतलब फ्री के नंबर दिलाने वाले ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको कैसे करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, एक सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम है वो 30 लीटर दिया है, ठीक है। 18.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है इसमें, 18.2 मोल, ठीक है, ऑक्सीजन है। गैस प्रेशर दिया है, इसका प्रेशर 11 एटीएम हो जाता है, तो प्रेशर कितना हो गया 11 एटीएम तक गिर जाता है। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन चेंज कर लेंगे। मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉ फ्रॉम द सिलेंडर, कितना मास ऑक्सीजन का चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं, कितना मोल बाहर चला गया, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं कि जब प्रेशर 11 एटीएम था तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, तो एन निकाल लेंगे पीवी अपॉन आर टी करके, ठीक है। प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर हो गया 11 एटीएम, एटीएम को हम सबको एसआई यूनिट में कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 10 की पावर 5 कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है 30 लीटर, इसको मीटर में क्यूब में करेंगे तो 30 इंटू 1 लीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। आर की वैल्यू दिखा है देखो जूल में 100/12 दिया हुआ है और टेम्परेचर 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एन निकाल लेंगे। अब जब एन निकल आया ना, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ये कौन सा नंबर ऑफ मोल्स है जो बचा है, पहले कितना था 18.2 था, अब ये कुछ बचा होगा, मुझे पता नहीं जितना भी आया होगा 16-17 मान लेते हैं। अब ये इतना, अब ये जो वैल्यू आएगी ये बाहर निकल गया होगा, मेरी बात समझो, 18.2 पहले से था, बचा कितना, इतना बचा, इतना बचा, ठीक है, इतना बचा, जब दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वही तो बाहर जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गया कितना बाहर गया, चलो मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाहर गया 2, तो इसको क्या मास में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, सर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, तो उस चीज को 32 से मल्टीप्लाई कर देना, वेट आपका निकल जाएगा। कितना आसान था, बट थोड़ा सा नीट लेवल का तो नहीं था, मैं मानूंगा थोड़ा सा लेवल ऊपर था, काफी सोचना था इसमें, ठीक है। चलो जेई मेंस तक का ठीक था, बट पेपर हार्ड था, आपको पता ही है। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट, ठीक है, ये सारी चीजें। टी दिया है x² + x, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, तो देखो टाइम दिया है x² + x, एक्सेलरेशन आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले dt/dx निकाल लेते हैं, डिफ्रेंशिएट आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। अब dx/dt आपको पता है कि ये वेलोसिटी होता है, ठीक है, यानी कि ये 1/2x हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये वेलोसिटी x के फॉर्म में है, तो आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए वेलोसिटी के फॉर्म में, v dv/dx होता है। यहाँ dv/dt नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का फंक्शन है, t का फंक्शन होता तब लगाते ना, ये dv/dt नहीं कर सकते थे, मेरी बात समझो। तो यानी कि v dv/dx कर देंगे, तो v की वैल्यू 1/2x + 1 और v dv/dx। अब इसको dv/dx का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा -1/2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, ऊपर 2, ये सब मैंने सिखाया हुआ है, यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं कैसे, ठीक है। यानी कि -2/2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ दिया हुआ है आपको, जेड दिया हुआ है, सॉरी एक्सएल दिया है, एक्ससी आर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है, एक्सी होता है, 25 ओम दिया हुआ है, और इंडक्टर का मतलब एक्सएल दिया है 45 दिया हुआ है,
और रेजिस्टेंस आपको कितना दिया है 20 दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ से जेड निकाल लेंगे, जेड कैसे निकालेंगे, रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सही है। चलो जेड जैसे ही आ गया, आपको बताना है करंट, तो करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू वी, वोल्टेज कितना है, ये है 220, तो 220 अपॉन जेड कर देंगे, तो 220 अपॉन यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और आपको बताना है क्या, फाई बताना है, एंगल बताना है, एंगल, तो एंगल के लिए ये वाला लगा देना, tan फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, सारी वैल्यू आपको पता है, एक्सएल एक्सी सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक आर रेजिस्टेंस का वायर है, ठीक है, जिसको 8 इक्वल पीसेस में कट कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आर बाई एट आर बाई एट आर बाई एट ऐसे ऐसे हो जाएगा, अगर 8 इक्वल पीसेस में कट कर दोगे तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आर बाई एट आर बाई एट आर बाई एट हो जाएगा, ठीक है। कराए कि दीज पीसेस टू इक्वल रेजिस्टेंस आर मेड बाई एडिंग 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल। अब कराए कि जो r बाई 8 है ना, इसको 4 को हमने क्या किया, पैरेलल में ऐड कर लिया है, इसे 4 को पैरेलल में कर लिया, एंड दीज टू सेट्स आर एडेड इन सीरीज। तो ये बताओ r बाई 8 को जब आप पैरेलल में ऐड करोगे तो 1 अपॉन आर ऐसे करते हैं, तो 8 बाई आर प्लस 8 बाई आर, ऐसे 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं ना, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर टू, तो यानी कि ये r8 ऊपर चला जाएगा ना, r8 ऊपर, यानी कि 8 प्लस 8 बाई आर प्लस 8 बाई आर प्लस 8 बाई आर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 24 नहीं 32 आ जाएगा, 32 बाई आर, यानी कि जो आर नेट आ जाएगा वो r अपॉन 32 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा वाला भी आ जाएगा r2, वो भी r अपॉन 32 आ जाएगा, क्योंकि चार अलग से दोनों को पैरेलल में ऐड कर दिया गया। अब दोनों को सीरीज में करेंगे, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो r अपॉन 32 प्लस r अपॉन 32, यानी कि r अपॉन 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इसमें पूछा है टू आइडेंटिकल पॉइंट्स मासेस पी एंड क्यू। अच्छा, मैंने आपको पूरा समझाने लगा, यहाँ पे मेरा काम समझाना नहीं है, बस आपको दिखाना था, चलो कोई नहीं। क्या बताना है आपको, टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस पी एंड क्यू, ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेटेड मासलेस स्प्रिंग, कांस्टेंट K1 K2 ऑसिलेशन, देयर मैक्सिमम स्पीड, जहां पे मैक्सिमम स्पीड की बात आए तो वी मैक्स क्या होता है, ए ओमेगा होता है, और सेम दोनों का सेम है, तो A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, निकाल लोगे, बोलो निकाल लोगे ना। ओमेगा क्या होता है, रूट K बाई एम होता है, बस रख के जो भी पूछा है अपना निकाल लेना, ठीक है। आइडेंटिकल है तो मास सेम ही होगा, तो मास क्या होगा, सेम होगा, बस K1 K2 के फॉर्म में कर लेना, ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ विथ डाइपोल मोमेंट इतना, ठीक है, इज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट P दिया हुआ है 5 × 10 की पावर -6, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 4 × 10 की पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है। द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू 60, तो थीटा इक्वल टू दिया है 60 डिग्री रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा यू बताना है, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये देखो लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू कितना हो जाता है, माइनस या पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, बस ऐसे कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था। थीटा 1 थीटा दिया है, 60 डिग्री कर दिया गया ना, तो 0 डिग्री एक लेना ना, एक 60 डिग्री लेना, समझ रहे हो, एक 0 डिग्री ले लेना और दूसरा क्या लेना 60 ले लेना, क्योंकि पहले 0 रहा होगा उसको 60 डिग्री पे कर दिया गया, तो एक 0 ले लेना माइनस कॉस 60 कर देना, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, बस 1 माइनस 1/2 कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन था, कर दो, अरे हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा बता दूं, देखो 5 × 4 करेंगे तो 2, और यहाँ पे 10 की पावर -1 और ये इंटू 1/2 कर दो, तो यानी कि 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, इन ए सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन 4 सिमिलर, देखो कॉन्वेक्स जब लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं तो पावर के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं और मैग्निफिकेशन के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पावर ऐड हो जाएगा तो 4p और मैग्निफिकेशन m की पावर 4 हो जाएगा, 4 था ना, तो ऐसे कर देंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखिए, लिखा है द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 डेज। सन का कह रहा है कि उसका जो रेडियस हो गया वो एक्सपैंड करके ट्वाइस हो गया, ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसका जो रेवोल्यूशन टाइम होगा वो कितना होगा, पहले 27 था, मतलब कि पहले 27 था, ठीक है, और रेडियस कितना था r था, अब t2 कितना हो जाएगा जब रेडियस एक्सपैंड करके 2r हो गया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
आपको पता है इसमें मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, तो यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 कर देंगे, ठीक है। जब रेडियस पहले इसके लिए लिख लेंगे फिर इसके लिए लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? आई सन क्या है, एक लिखा है कि स्फेयर है, स्फेयर का 2/5 mr² होता है, ओमेगा होता है 2π/t1 होता है, इज इक्वल टू 2/5 mr2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मास तो वही है। ओमेगा हो जाएगा 2π/t2 कर लेंगे, ठीक है। t1 की वैल्यू आपको पता है 27, यहाँ से t2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लिखा है स्फीयर ऑफ रेडियस r, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, r है, कट किया गया है फ्रॉम द लार्जेस्ट साइड, मतलब एक 2r का रेडियस का एक स्फीयर था, उसमें से एक r रेडियस के स्फीयर को कट करके निकाल दिया गया, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि रेशियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है, किसका? स्मॉलर स्फीयर जो आपने काटा है इसका और जो बचा है इसका, इन दोनों का रेशियो बताना है। एक बात बताओ, सबसे पहले जब आपने नहीं काटा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? पूरा ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर है ना, तो 2/5 m 2r का होल स्क्वायर, सही था, क्योंकि मास कितना था? m था, मान लेते m था, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो आपने कट किया है इसका मास निकाल लोगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे बताओ? डेंसिटी तो सेम होगा दोनों का, आप बड़ा लो छोटा लो कुछ भी लो, डेंसिटी तो हमेशा सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे? बड़े वाले का डेंसिटी कितना होगा? डेंसिटी बड़े वाले का, जो बड़ा मास है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा, ठीक है। छोटे वाले का मास मान लेते हैं m1, तो 4/3 पाई, रेडियस कितना है इसका? 2r था ना, ये 2r था और ये r³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से m1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा? आई थिंक m1 इक्वल टू m/8 आ जाएगा, ठीक है। मास कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, इसके अलोंग। तो कैसे निकालते हैं ये आपको देखो पूरा तरीका इसमें सिखाया गया है, सब कुछ बताया गया है, सेम क्वेश्चन ही कराया गया है, बस ये स्फीयर है और ये डिस्क है, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। चलो कैसे निकालेंगे? I1 कैसे निकालेंगे, ठीक है। छोटे वाले का कैसे निकालेंगे? देखो I1 कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 2/5 m, मतलब m/8, रेडियस है r², ठीक है, प्लस m/8 और यहाँ से डिस्टेंस कितना था? r था, इंटू r² कर देंगे, ये आपका I1 आ गया। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना, I माइनस I1 कर देना, तो ये आपका आ जाएगा बच्चे वाले भाग का। तो छोटे वाले कितना होगा बता? छोटे वाले का निकाल लिया आपने इतना, और बच्चे वाले छोटे वाले का ये है, और बच्चे वाले के लिए कैसे निकालेंगे? इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो, तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। 3 आइडेंटिकल हीट, ये आपको दिया हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन है ना, मतलब कराए कि मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, T1/T2 का रेशियो निकालना है। तो क्या तीनों में करंट सेम होगा? ये जो थर्मल हीट जाएगी वो सेम होगी, जैसे वहाँ करंट लेते हैं ना, वैसे यहाँ थर्मल हीट, यहाँ पे देखो लिखा है करंट की तरह ही होता है। तो कैसे लिखेंगे बताओ? कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे 2K, KA डेल्टा थीटा होता है ना, KA डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का मतलब 3T - T1 बाई L लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसका कैसे लिखेंगे? K है A डेल्टा थीटा मतलब T1 - T2 अपॉन L लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसका कैसे लिखेंगे? KA डेल्टा थीटा T2 - T है टेम्परेचर अपॉन L कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेना, जो निकालना हो अपना निकाल लेना। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, मतलब एक है A, एक है B और एक है कोई C, ठीक है। A है, B है और C है, इसका चार्ज Q है, इस पर चार्ज Q है, ठीक है, और सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है, सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? KQ² अपॉन मान लेते हैं D², डिस्टेंस अगर D मान लेते हैं, ठीक है। दोनों पे चार्ज QQ था, फोर्स F था, F मान लेते हैं फोर्स। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर A, पहले स्फीयर A के कॉन्टैक्ट में लाया गया, फिर B के कॉन्टैक्ट में लाया गया। तो सब देखो इसमें पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है, पोटेंशियल क्या होता है? सेम, बस यही इसमें आपका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, जब अनचार्ज को टच कराओगे तो क्या कुछ चार्ज इसमें आ जाएगा? बिल्कुल, कितना आ जाएगा? निकाल लेंगे, पोटेंशियल सेम होगा। मानते हैं कि इसमें से Q1 चार्ज निकल आया, तो Q था, Q1 चला आया, तो इसमें बचा कितना? Q - Q1 बचा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल Q - Q1, आइडेंटिकल है तो रेडियस R मान लेते हैं, इज इक्वल टू, इसके पास मान लेते हैं वही Q1 चला आया होगा, Q1 वहां से निकला, वही Q1 आया, तो ये R, तो Q1 कितना आ जाएगा? Q/2 आ जाएगा, यानी कि इस पे चार्ज Q/2 आ गया। अब ये फिर जाके टच करा रहे हैं, यानी कि इसमें कितना बचा? अब इसमें बचा Q/2 बचा, ठीक है। अब जाके इसको इससे फिर टच करा दे रहे हैं, जब टच कराएंगे तो इसमें चार्ज Q था और इसमें चार्ज कितना आ गया था? Q/2 आ गया था। इन दोनों को टच करा रहे हैं, ध्यान से सुनना।
अब क्या होगा, फिर से चार्ज का ट्रांसफर होगा, मान लेते हैं Q2, तो यहाँ बचा Q माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q2, तो K Q माइनस Q1, ठीक है, नहीं Q/2 था ना, सॉरी, इसमें से इसमें आ रहा है, मान लेते हैं ज़्यादा में से कम आएगा ना, हाँ सही है, Q माइनस Q1 अपॉन R इज इक्वल टू K Q/2 प्लस Q2/R, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q/2 प्लस Q2 होगा ना, Q2 बोले थे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2Q2 इक्वल टू Q/2, तो Q2 इक्वल टू Q/4, यानी कि Q/4 4 चला गया, Q/4 चला गया, बचा कितना, बचा Q माइनस Q/4 बचा, यानी कि 3Q/4 बचा, यहाँ 3Q/4 बचा, यहाँ Q/2 बचा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, K Q/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 3K/Q² आ जाएगा, तो 3/8 आ जाएगा, कितना, बस करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला ये तो। ऐसे क्वेश्चन मैंने भी कराए भी हैं न्यूमेरिकल वाले में सेक्शन में। कंटेनर हैज 2 चैम्बर, 2 कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर इसमें 2 चैम्बर है, ठीक है, एक का वॉल्यूम दिया है N दिया है, P दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है, आपसे पूछा है चैम्बर कंटेन इतना 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 इतना, व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव, जब इसको रिमूव कर देते हैं तो दोनों मिक्स हो जाएगा, तो मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा, फाइनल प्रेशर, तो सिंपल से कर देंगे, इसमें एनर्जी कंजर्व होगा, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे कर लेंगे, एनर्जी क्या होता है 1/2 N1 F1 R T1 प्लस 1/2 N F2 R T2 इज इक्वल टू 1/2 N1 प्लस N2 कर देंगे, दोनों मिक्स कर देंगे, FRT, F तो सेम ही होगा क्योंकि गैस तो सेम ही है, तो F तो कैंसिल हो जाएगा, या इसको ऐसे कर लो, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है ना, तो PV इक्वल टू NRT होता है, 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और यहाँ पे सॉरी V1 प्लस V2 इंटू P मिक्सचर कर देंगे, ऐसे कर लेना, यहाँ से P मिक्सचर निकाल लेना, आपको सब दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, सारा वैल्यू दिया है, यहाँ से निकाल लीजिएगा, सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू A, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, और करंट थ्रू टू डिफरेंट, ठीक है, करंट तो सेम ही है, करंट तो सेम ही है, तो M इज इक्वल टू I1 इंटू पाई R स्क्वायर, ठीक है, M2 इक्वल टू I तो सेम ही है, इंटू पाई, इस रेडियस कितना हो गया, रेडियस 2R है इसका, तो 2R का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, M1 अपॉन M2 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये तो सिंपल सा फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला लगा देना था, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2, मतलब ये वाला 3D/8 माइनस D/2 प्लस T1/K1, T1 मतलब वही 3D/8 K1 प्लस D/2 K2, बस इसको सॉल्व करना, जो भी है अपना कर लेना, सिंपल सा, बाकी K1 K2 सब दिया हुआ है, इसको रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें और कुछ है क्वेश्चन में, एक और है, ठीक है, 2 स्लैब्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर सेपरेटेड बाय D, ठीक है, और 2 स्लैब्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सर्टेन कैपेसिटर, ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम 2 टाइम्स, मतलब इससे जो कैपेसिटेंस आया, और C1 कितना था, वो जब D था, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो लिखा है कि C2 इक्वल टू 2C1, तो दोनों इक्वेट कर देना, और जो अपना ये सब कैंसिल वैंसिल करके अपना निकाल लेना जो भी पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। 29 को ध्यान से देखिए, लिखा है इन ए ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ए बॉक्स फिल्ड विद सैंड, एज ए बॉक्स ऑसिलेट सैंड लीक्स, सैंड क्या कर रहा है, लीक, ऐसे समझ लो कि ये एक स्प्रिंग है ऐसे ना, इसमें कुछ बॉक्स, एक बॉक्स है, उस पर कुछ सैंड रखा हुआ है, और सैंड धीरे लीक कर रही है, जो सैंड लीक करेगी तो स्प्रिंग नीचे आएगी, तो आपसे पूछा है ओमेगा और एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो ओमेगा होता है √A/x, अगर x कम होगा धीरे धीरे, x की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी ना, नीचे आएगा तो x कम होगी, x कम होगी तो ओमेगा बढ़ेगा, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें एक चीज बताऊं आप लोग को, चलो बताता हूँ, कुछ देर बाद बताता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे बिना कुछ जाने, और भी तरीके हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड कम होगा, नीचे आ रहा तो एम्पलीट्यूड कम होगा ना, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड कम होगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो सेकंड नंबर। इसको ऐसे क्वेश्चन को ना एक तरीका थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा करो, अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन ना, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, कैसे, मेरी बात सुनिए,
जैसे यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन में ये चीज़ है, 3 ऑप्शन में ये चीज़ है, हाँ यानी कि तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये गया। अब देखो ये 2 ऑप्शन में है, ये 2 में कॉमन है, ये 2 में कॉमन है, यानी कि इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो यानी कि ये और ये सब में कॉमन आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कर लिया करो ऐसे 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। जब नहीं आ रहा है बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे कर लिया करो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, तो आप लोग कर ही लोगे। सरफेस टेंशन दिया है ना, एस ए इसके, ठीक है। ये एस सरफेस है, टी टाइम है, तो टाइम का आपको पता है टी होता है, तो टी की पावर एन। सरफेस टेंशन है ना, एफ बाई एल होता है, तो एफ बाई एल से मतलब कर लोगे ना, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपेयर करना है सारी चीज़ें, बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कराया गया है सब चीज़ें। देख नेक्स्ट आ जाओ, ये बिल्कुल सिंपल सा है। वर्नियर है 10 है ना, तो इसमें देखो टोटल रीडिंग कैसे लेते हैं, तो एन, ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है, इंटू क्या करते हैं, अगर कुछ करेक्शन वरेक्शन है, ठीक है, तो उसमें माइनस पॉइंट कर देंगे। कितना हो रहा है, 0.1 है ना, 0 एरर कितना हो रहा है, 0.1, तो 0.1 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। एन कैसे निकालेंगे, एन दिया हुआ है आपसे, एन दिया है, स्केल की रीडिंग कितना है 5, प्लस एन की वैल्यू, वर्नियर की रीडिंग 8 है, प्लस लिस्ट काउंट, आपको पता है वर्नियर की लिस्ट काउंट निकाल भी सकते हो, है ना, ये 0.01 होगा, ठीक है, माइनस 0.1 कर देंगे, यही आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप सोचेंगे सर लिस्ट काउंट कैसे निकालें, तो निकाल सकते हो। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल लिख लो, ठीक है, माइनस एक वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख लो। मेन स्केल की रीडिंग कितना दिया है, 0.1 दिया है, तो 0.1 लिख देंगे, माइनस वर्नियर की नहीं दिया है, तो वर्नियर कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, 10 वर्नियर किसके इक्वल है, 9 मेन स्केल के, ठीक है, तो एक वर्नियर 9/10 के, यानी कि 0.9 हो जाएगा, 0. क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0. क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। 0.9 मेन स्केल हो जाएगा, तो 0.9 इंटू मेन स्केल की कितनी थी, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.09 हो जाएगा, तो ये 0.09 हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, यही आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कर लेना। नेक्स्ट आ जाइए, है ना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। म्यूचुअल टू क्या होता है, देखो लिखाया गया, म्यूचुअल टू क्या होता है, tan IP, म्यूचुअल टू क्या होता है, tan थीटा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.73 इक्वल टू tan थीटा। tan कितने की वैल्यू 1.73 होता है, बताओ, tan 60 की डिग्री होती है, निकाल लेना, √3/2 होता है tan 60, सॉरी tan 60 √3 होता है, तो √3 की वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है, तो यानी कि 60 डिग्री का एंगल है ये ना। और आपको पता है कि जितना है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो यानी कि बस देख लेना, आई थिंक यही वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बोथ रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज एंड, हाँ यही हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, ए बॉडी वेट इतना, एक बॉडी का वेट इतना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप कह रहा है कि हाइट पर जाना है, द ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू द अर्थ एट द हाइट इक्वल टू द 1/3 ऑफ, कर लेना यार इसको। हाइट पर क्या होता है, जी डैश, जी इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, खत्म, क्वेश्चन खत्म। वेट है तो एम जी लिख दो, एम जी लिख दो, कर लोगे ना। तो आपसे वेट पूछा है कितना होगा, यानी कि ये आपको निकालना है, और ये वेट कितना दिया है, 48 दिया हुआ है, अपॉन 1 प्लस एच, एच का मतलब हाइट 1/3 ऑफ रेडियस है, तो r/3 है, तो r/3 कर देंगे, सॉल्व कर लोगे भैया, कर लेना, सिंपल सा था। चलो इसको देखो, द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड पोलराइज स्टेट, ये वो सब कुछ दिया हुआ है। एक यहां से जब लाइट पोलराइज हो रही है ना, तो इसकी इंटेंसिटी है I0, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि 22.5 डिग्री एक्सिस से ऐसे कितना 22.5 डिग्री, तो इससे जो एंगल बन रहा है ये ऐसे, कितना एंगल बन रहा है 22.5, ठीक है। और क्रॉस है, क्रॉस का मतलब अगर ये होगा और एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो यानी कि दो पोलराइज, यानी कि इससे एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ अगर यहाँ से थीटा बन रहा है तो यहाँ से कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। सोच के देखो, मैं फिर से समझाता हूँ, देखो, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन द पोलराइज शीट फ्रॉम, ये जो पोलराइड शीट है ना, ये कहाँ प्लेस किया गया है, बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड। क्रॉस का मतलब अगर एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, सिंपल सी बात है। क्रॉस का मतलब 90 डिग्री एंगल, ठीक है, दोनों के बीच कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब 22.5 डिग्री रखा गया है 1 से, तो मान लेते हैं कि पहले वाले से कुछ ऐसे टेढ़े पे रखा गया होगा, ऐसे ऐसे, यानी कि ये एंगल कितना होगा,
22.5 डिग्री, यानी कि इससे कितना बनेगा ये 90 माइनस थीटा कर देंगे, है ना। सिंपल सी बात है, अगर इसको थीटा मान लेंगे 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से जो लाइट आ रही है पहले पोलराइज से वो आई नॉट है, तो ये आई नॉट है। आपको पता है कि अगर ये आई नॉट है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर एंगल थीटा बन रहा है दोनों के बीच में तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इससे जब पास होगा तो थर्ड से फिर से आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा। थीटा हमेशा क्या लेते हैं, दो पोलराइज के बीच का एंगल, पहले इसके बीच का एंगल, अब इसके बीच का एंगल लेंगे। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा क्या होता है बताओ, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। कर लेना यार जो भी है, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। और 2 थीटा में 22.5 का डबल करोगे तो 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, ए मॉडल ऑफ क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स दिया है फ्लक्स एन एच बाई ई, ठीक है, एन इज द इंटीजर, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ई इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। और मॉडल ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, क्या करना है आपको इसमें, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है बी इंटू एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। आपको इसमें निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू द मॉडल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और करंट कितना होता है, करंट होता है क्यू बाई टी, इलेक्ट्रॉन है तो ई बाई टी, टी मतलब टाइम पीरियड, 2 पाई आर बाई बी होता है, तो 2 पाई आर इंटू वेलोसिटी इंटू, है ना, इंटू एरिया लिख देंगे, एरिया। तो एरिया देखो आई की वैल्यू लिख दिया हमने, आई की वैल्यू लिख दिया। अब इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, पाई आर स्क्वायर यहाँ से लिख देंगे एन एच अपॉन बी लिख देंगे, ठीक है, एन एच अपॉन बी लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक, देख लीजिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको एक इक्वेशन पता होगा क्या, आर इक्वल टू होता है एम बी अपॉन क्यू बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी बाई आर निकाल लो, तो भी बाई आर जो होगा वो क्यू बी बाई एम होगा, क्यू बाई एम। तो ये भी बाई आर की जगह पे क्यू बाई एम को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो सिंपल सा है, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, खत्म क्वेश्चन, देख लेना है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल से हैं और लगभग सारे नोट से ही पूछे गए हैं, है ना, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, जो बच्चे मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं बहुत कराता हूँ, है ना। इसमें लूप ला लगा लगा के सबसे पहले यहाँ से करंट पास कराएंगे, फिर यहाँ से I1 करंट जाएगा, फिर यहाँ से I2 जाएगा, फिर यहाँ से I1 माइनस I2, इसको सॉल्व कर लेंगे 3 लूप बनेगा, 3, एक लूप यहाँ बनेगा, एक लूप यहाँ बनेगा, एक लूप यहाँ बनेगा, तो तीनों लूपों को सॉल्व कर लेंगे और इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोग। गाइस क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है 2 गैसेस ए एंड बी आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर इन सेपरेटली सिलेंडर, ठीक है। प्रेशर क्या है, सेम दिया है, जो सेम दिया है वो आप लिख लीजिए, P1 इक्वल टू क्या दिया है, P2 दिया है। मूवेबल पिस्टन ऑफ है आर ए एंड आर बी, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, जो पिस्टन है उसका रेडियस कितना दिया है, आर ए और आर बी। ऑन सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि हीट भी क्या दिया है, सेम दिया है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2। सिस्टम रिवर्सिबली कांस्टेंट प्रेशर, द पिस्टन ऑफ ए डिस्प्लेस बाई, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो D1 कितना दिया हुआ है 16 और D2 कितना दिया है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, यानी कि इंटरनल एनर्जी कितना है, डेल्टा यू टू सेम है, तो आपसे पूछा है आर ए अपॉन आर बी, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर हीट भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो क्या वर्क डन भी सेम होगा। आप बोलोगे सर कैसे, डेल्टा यू होता है क्या, क्यू माइनस डब्ल्यू। अब सोचो, आपको सोचो, जब सब कुछ सेम सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। अब वर्क डन होता है पी डेल्टा भी, प्रेशर तो सेम है, और डेल्टा भी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया कितना लिखेंगे, पाई आर 1 स्क्वायर D1, सही है, इक्वल टू पी पाई R2 स्क्वायर इंटू D2। अब देखो यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है, तो क्या, अच्छा नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है D1 D2, क्या आप R1 अपॉन R2 निकाल लोगे, बिल्कुल यहाँ से आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल डायरेक्ट है, इसको कैसे करेंगे, देखो ए यूनिफॉर्मली रॉड ऑफ
20 kg लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक वर्टिकल ऐसे वॉल है, ठीक है, इस पर एक 5 मीटर लेंथ का रॉड है, ठीक है, इस तरह से, और ये 60 डिग्री बना रहा है वर्टिकल से, यानी कि 60 डिग्री ये एंगल है, ध्यान रखिएगा। इसका वेट किधर लगेगा, नीचे, यहाँ mg लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन अगर देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का अगर ये इधर खिसकना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा पीछे साइड, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रॉड, तो फ्लोर मतलब ये जो फ्लोर है और ये जो रॉड है उनके बीच फ्रिक्शन कितना होगा, यही आपको बताना है। क्या यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स N2 लगेगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा N1, ठीक है। अब ऐसे में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, इस पर टॉर्क बैलेंस करते हैं, फोर्स बैलेंस करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस तरह का मैंने कराया हुआ है, इससे हार्ड कराया हुआ है। अब देखो ये जो ऊपर नीचे का फोर्स क्या होगा, देखो ऊपर लग रहा है N2, नीचे लग रहा है mg, तो ये N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, सही लिखा है इतना, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब हम टॉर्क बैलेंस करेंगे, ठीक है, टॉर्क बैलेंस करेंगे N1 के इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। सर इसके रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, जिसके अबाउट टॉर्क को हम बैलेंस करते हैं वहां के जितने भी फोर्स होते हैं उनका टॉर्क जीरो हो जाता है। खुद सोचो, इसके यहाँ पे अगर आप टॉर्क लेंगे, यहाँ से अगर इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क बैलेंस करेंगे तो N1 तो यहीं पे लग रहा है ना, तो डिस्टेंस तो कुछ है नहीं, क्योंकि टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ डिस्टेंस ही नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो अगर इसके अबाउट लेंगे तो क्या होगा, देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक N2 लग रहा है और एक mg, तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों का इसके अबाउट टॉर्क ले लेंगे। कैसे लेंगे, ध्यान सुनो, मैंने बताया था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे फोर्स को परपेंडिकुलर बना लो चाहे डिस्टेंस को परपेंडिकुलर बना लो, दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इधर देखो ये mg है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये mg क्या होता है, cos 30 हो जाएगा, सही है, mg cos 30। ये लेंथ कितना हो जाएगा, l/2 यानी कि 2.5, ठीक है। तो अगर हम टॉर्क mg का लिखें तो कितना हो जाएगा बताओ, mg cos 30, सही है, और इंटू l/2 का मतलब 5/2, और ये टॉर्क ऐसे हो रहा है, ऐसे इसके रिस्पेक्ट में देखोगे ना तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब बताओ टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से कितना होगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन ये कॉम्पोनेंट निकाल लो, ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये Fs cos 60 हो जाएगा सही है। तो Fs cos 60 इंटू ये टोटल लेंथ कितना है, L है, तो L का मतलब वही 5 हो जाएगा, और ये भी कैसे है, इधर है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे। लेकिन N2 का देखो, N2 तो ये N2 का परपेंडिकुलर बना लेंगे, तो ये N2 कितना हो जाएगा, ये 30 है, ये 60 होगा, फिर ये 30 हो जाएगा, तो ये N2 cos 30 हो जाएगा, N2 cos 30, हाँ, तो यानी कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ टॉर्क N2 इक्वल टू N2 cos 30 इंटू यल का मतलब वही 5 मीटर, तो 5 मीटर ले लेंगे, सही है। लेकिन इसका क्लॉकवाइज होगा, कैसा होगा, देखो ऐसे क्लॉकवाइज इस पर स्पीड में कैसा होगा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। आप क्या करेंगे, क्लॉक इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कर लो, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लो और इसके इक्वल कर दो, और ये N2 की जगह पे कितना रख देना, mg रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, नीट से थोड़ा हटके था कह सकते हो, बट इजी था। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको बैलेंस वैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप देख सकते हैं, ये इससे हार्ड कराए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। ए पार्टिकल ऑफ मास मूव अराउंड द ओरिजिन, एक पार्टिकल एम ओरिजिन की अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब इसे, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स F, तो F कितना हो जाएगा, अगर ये घूम रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स mv²/r हो जाएगा, ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। बोर मॉडल जब भी आए तो आपको क्या लिखना है, mv/r इज इक्वल टू NH/2π, यही पढ़ाया गया है आप लोग को, केमिस्ट्री में ही पढ़ाया गया है, ठीक है। द रेडियस और nth, r की बात हो रही है और n की बात हो रही है, ठीक है, और v की बात हो रही है, v, तो इन तीनों को बात हो रही है, तो इन तीनों को आप ले लीजिए, बाकी सबको कांस्टेंट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए। सुनो, यानी कि F कांस्टेंट होगा, m कांस्टेंट होगा, ये सब कांस्टेंट होगा, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m v की जगह पे v यहाँ पे पुट करिए, तो ये NH/2π और ये mr, देखो यहाँ से अगर आप v निकालोगे तो NH/2π mr हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन कितना कर देंगे, r कर देंगे, अपॉन r कर देंगे, सही है। क्या आप यहाँ से r और n में रिलेशन निकाल सकते हो, r और n में रिलेशन निकाल सकते हो ना, कैसे निकालोगे बताना पड़ेगा, निकाल लोगे कैसे, देखो F इज इक्वल टू m इंटू n²h² अपॉन 4π² m² r की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से n²
मैंने बताया था सबको कांस्टेंट मान लो, तो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब उधर गया तो r क्यूब हो जाएगा, तो n प्रोपोर्शनल टू या r प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3। तो ये वाला देख रहे हो। अच्छा, आप सोच रहे हो कि सर भी कैसे निकालेंगे, तो भी निकालने के लिए r आपको पता चल गया, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/r था ना। देखो v और r में रिलेशन क्या था, यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो बस r का पता है तो r की जगह पे n की पावर 2/3 रख दीजिएगा। नहीं, एक n और है ना, एक n और था, b प्रोपोर्शनल टू n अपॉन r था, तो v प्रोपोर्शनल टू n अपॉन r प्रोपोर्शनल किसके था, n की पावर 2/3 था, 2/3 ऊपर गया तो ये 1/3 आ जाएगा, है ना, तो ये 1/3 आ जाएगा। सिंपल था। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन देखना आपने नोट से कहीं ना कहीं पूछा गया था, ये देखो सब पढ़ाया गया था, बोर मॉडल ये वो सारी चीजें, है ना, इसी से तो पूछा गया था ये वाला MBR इक्वल टू एनर्जी पॉइंट, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था, है ना, बट क्वेश्चन हार्ड था, इजी नहीं था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नीट के पेपर में अगर आप 140 भी लाए होंगे ना, बहुत मार्क्स था, 525 केवल कट ऑफ गया था, बहुत कम कट ऑफ गई थी, तो समझ सकते हैं, है ना, तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ये क्वेश्चन देखो, 2 सिटीज एक्स एंड वाई, 2 सिटी है एक्स और वाई, इससे कनेक्ट है, ठीक है, रेगुलर बस जा रही है, लिविंग आइदर डायरेक्शन एवरी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, एवरी टीम नेट, है ना, हर टीम नेट पर एक एक बस निकल रही है। एक गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक गर्ल है वो 60 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है, एक्स से वाई जा रही है, ठीक है, बस कह रहा है कि बस उसको हर 30 मिनट पे पास करता है। जब ये इधर से जाती है, इधर से बस जा रही है, ये बस है, और जब इधर से बस आ रही है, इधर से बस आ रही है, तो 10 मिनट में, हर 10 मिनट में उससे एक बस मिल रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस और लड़की, तो 30 मिनट पे एक एक बस लड़की से मिल रहा है, 30 मिनट में मिला, फिर एक बस आया, फिर 30 मिनट में निकला, ठीक है। जब बस अपोजिट से आ रही है तो हर 10 मिनट पे एक एक बस मिल रही है उससे। तो आपसे क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीरियड टी, द बस सर्विस एंड द स्पीड ऑफ द बसेस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। एक चीज बताओ, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका है रिलेटिव मोशन लगा दो। आप इस लड़की को इस बस पर बैठा दो, अभी दो दो आपको दिख रहे हैं, फिर एक एक दिखने लगेंगे। अब जब बस की स्पीड मान लेते हैं VB है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बस की स्पीड हो जाएगी VB माइनस 60, बिल्कुल। और जब दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो VB प्लस 60 हो जाएगा, सही है। अच्छा, क्या बस डिस्टेंस तो सेम तय करेगी, बस की स्पीड तो सेम ही है, तो चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, बस तो सेम डिस्टेंस तय करेगी, सेम दूरी तय करेगी ना, सिंपल सी बात है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो करेगी VB माइनस 60 कितने मिनट में, चाहे कितना मिनट ले लो, 30 मिनट ले लो चाहे, है ना, कितना भी ले लो टाइम, ठीक है। तो 30 मिनट लिखा हुआ है, 30 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब हाफ आवर। ये कितना ले रहा है VB प्लस 60, और इसका टाइम कितना है 10 मिनट, ये 10 मिनट मिल रहा है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 10/60 हो जाएगा ना, आवर में चेंज करेंगे तो, ठीक है। यहां से क्या निकाल लेंगे, VB निकाल लेंगे, बस की स्पीड पूछा है ना, स्पीड, और टाइम कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू D/VB कर दीजिएगा, और यहां से आपको क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीजें, देख लीजिए, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए तो 2-3 क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है 42, 43, 44, 45, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट मैच नहीं किया है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को कोर्स में ही डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं लगभग 160 प्लस मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आप 140 प्लस तो इजीली कर सकते थे, और इतना ही करना था सिलेक्शन के लिए। जो 120 भी किया था लास्ट ईयर, उसका सिलेक्शन हो गया था, ध्यान रखिएगा। तो इस बार आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा, पेपर कैसा भी आ जाए आप इजीली उसको हैंडल कर सको, ठीक है। अब चलो हम केमिस्ट्री का प्रूफ वीडियो यहाँ से देख लेते हैं। सो गाइस, चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का प्रूफ देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपका नीट 2025 का पेपर हुआ था, उसमें जो केमिस्ट्री पोर्शन था, एक तरफ मैंने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रखा है, टोटल 45 क्वेश्चन था, और एक तरफ मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया था लास्ट ईयर 2025 बैच वालों के लिए। देखो, ये जो वीडियो बन रहा है ये मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं है, जो मुझसे पढ़े हैं उनके पास ये PDF है, उनको सारी बातें पता है। ये वीडियो नए बच्चों के लिए है, जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो कोर्स को लास्ट ईयर नहीं ज्वाइन किए थे, जिनको मेरे कोर्स के बारे में नहीं पता चल पाया था, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देखो
ठीक है, अच्छे से देखो। और यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर मैच करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को मैच करवाऊंगा। टोटल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए थे? 45। आप देखेंगे 40 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन यहीं से ही पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया है। मतलब केवल मैंने 200 पेजेज का केमिस्ट्री का नोट्स दिया था, 50 घंटे का वीडियो लेक्चर दिया था, जो इतना कर लिया था उसके 160 प्लस तो ईजिली आ जा रहे हैं, ठीक है। बाकी 180 भी स्कोर कर सकते थे, एक दो क्वेश्चन तो सबके गलत हो जाते हैं, उस हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन 180 स्कोर करना भी आसान है। उसी तरह अगर नीट 2026 में अगर आप 180 स्कोर करना चाहते हो, ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यहीं से सब कुछ आने वाले हैं। ठीक, चलिए फटाफट देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको मैच करवाना है कि ये सब किस ग्रुप के हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो PB+2 किस ग्रुप का है? ग्रुप नंबर 1। AL+3 किसका है? ग्रुप नंबर 3। तो PB+2 ग्रुप नंबर 1, AL+3 ग्रुप नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इससे मैच करवा सकते हो, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बस देखते रहिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम केवल मैच करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। देखो यहाँ पे देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास है, हाँ। डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, हाँ। मल्टीपल प्रोपोर्शन है, हाँ। क्या गैसियस मालूम है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। देखते रहना, बस यहाँ पे मैच करवाया जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग, आपको जो यहाँ पे अंडरलाइन किया हो, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे H2O2 है, ऑक्सीजन अंडरलाइन है, यहाँ पे सल्फर है, तो आपको सबको पता है पोटेशियम का तो +1 होता ही होता है। H2O2 में परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड का मैंने कितना बताया हुआ है, देखो H2O2 परऑक्साइड का -1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। सल्फर का तो आपको पता ही है +6, इसको तो निकालना भी सीखा होगा आप लोगों ने, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखाया गया है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक आपको रिएक्शन दिया है, A से 2B बन रहा है, ठीक है। डेल्टा एन अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट का, तो ये 1 आ जाएगा, क्लियर। करा बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड, मतलब जो आपका बैकवर्ड रेट कांस्टेंट KB है, ठीक है, वो कितना है? 2500 kF है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया है, क्लियर है। आपसे पूछा KP कितना होगा, तो देखो KP कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये देखो, मैंने 2 फॉर्मूले आपको बता रखे थे, ये KC वाला और ये KP वाला, बस इन्हीं दोनों को यूज करना था आपका क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सर? देखो KC कैसे निकालेंगे? KF/KB, तो KF/KB कितना हो जाएगा? 2500 kF हो जाएगा। यहाँ से KC निकल आया, आपको निकालना है KP, तो KP कैसे निकालेंगे भाई साहब? KP इक्वल टू, यहाँ से KC आपने निकाल लिया, इसको पुट करिए। R की वैल्यू कितना दिया है? 0.083, तो 0.083 हो गया। टेम्परेचर कितना है? 1000 हो गया, तो 1000 लिख देंगे। और डेल्टा एन की वैल्यू कितना था? यहाँ से 1 था, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ गया। कितना सिंपल सा, देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल। चलो अच्छा, हाँ, इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा रखे थे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, केवल थ्योरी का ही दिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और इस बार तो आपको 2500 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स का भी 2500, केमिस्ट्री का भी 2500, ठीक है। फिजिक्स का आप सोच रहे होंगे सर फिजिक्स का भी प्रूफ वीडियो दे देते, ठीक है। फिजिक्स का प्रूफ वीडियो मैं आपको ऐप में डाल दूंगा, जब आप आकाश एकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे ना, उस ऐप में मैं फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा, प्रूफ वीडियो, उसको देखिएगा, ठीक है। लेकिन इस बार का जो लेक्चर आएगा बिल्कुल फ्रेश आएगा, बिल्कुल जो नया पैटर्न है। नया पैटर्न क्या, मैं तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मुझे तो पता है पेपर हार्ड आए इजी आए फ़र्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बस ये गारंटी देता हूँ, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जिसको देखोगे ना, कोचिंग वाले अलग अलग तरीके से बहुत सारे करा रखे हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। एमंग द गिवन, मतलब आपको यहाँ पे कुछ 2-3 यहाँ पे कंपाउंड दिए हुए हैं, आपसे पूछा CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका सबसे ज़्यादा होगा। देखो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जैसे मान लो दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड बना है, ठीक है। अगर इन बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको बहुत ज़्यादा, अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अगर ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्या इसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? सोचो, हाँ, यानी कि जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है ईजिली रिमूव H+, जितना आसानी से H+ रिलीज हो जाए किसी कंपाउंड में, जैसे CH बॉन्ड है, जितने आसानी से ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड टूट जाए या हाइड्रोजन रिलीज हो जाए, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज़ आपको और भी मैंने आपको GOC में पढ़ा रखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप हाइड्रोजन को निकालो, तो यहाँ पे जो कार्बन नियान बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। कार्बन नियान जितना स्टेबल बनता है
उतना ही H को निकालना आसान होता है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको मैं फटाफट बता। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, मैं इसका दे रहा था, लोगों ने फ्री रेडिकल से कोई कुछ भी आंसर दे रहा है, लेकिन सबसे आसान यही है तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे जब आप इस CH बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यानी कि डबल बॉन्ड पर निगेटिव आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पर निगेटिव आ रहा है। यहाँ देखो क्या आ रहा है, निगेटिव यहाँ पर आ रहा है। लेकिन क्या ये कार्बन इयान जो निगेटिव वाला है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है? हाँ। क्यों सर स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, अल्टरनेट है, कॉन्जुगेशन में है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल, अगर ये स्टेबल होगा यानी कि इस CH बॉन्ड को निकालना सबसे आसान होगा, क्योंकि इसका कार्बन इयान सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। कार्बन इयान जो बन रहा है नेगेटिव चार्ज वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब इस CH बॉन्ड को निकालना बहुत आसान होगा, यानी कि इसको तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि थर्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो सेकंड डबल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज का मतलब बहुत ही लेस स्टेबल होगा, बहुत लेस स्टेबल, और थर्ड पे अगर नेगेटिव आ गया तो और कम स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि इसको ब्रेक करना सबसे मुश्किल होगा, यानी कि सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही इस क्वेश्चन को करते तो बहुत आसान था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके अपना रखे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूला, वो भी तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब फटाफट बस देखते जाइएगा, ठीक है, आपको बस देखना है। डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर से कौन मतलब डीकलराइज नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं देगा। देखो ब्रोमीन वाटर मैंने रिएक्शन करा रखा है, यहाँ देखो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये बन गया। बताओ किसमें पाई बॉन्ड नहीं है? सिंपल सी बात है, पहले ऑप्शन में पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, इन रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, फटाफट देखते रहिएगा। ये देखो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट सब नोट से ही है। ये है, यहाँ से CHO बन रहा है, देखो मैंने बताया था ये होगा कुछ भी होगा इस तरह से, डाइबाल से रिएक्शन करने पे हमेशा RCHO ही बनता है, और यही वाला एग्जांपल पूछा भी है। ये है, यहाँ पे क्या आ गया, देखो CHO आ गया, तो डाइबाल, डाइबाल का मतलब वही एल्युमिनियम ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, देख रहे हो, देखते रहिएगा, सारा डायरेक्ट नोट से ही पूछा गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जिगलर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जिगलर कैटलिस्ट, जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है, C2H5, यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एल्किल लिख लो, C2H5 थ्राइस AlTlCl4, यानी कि ये वाला जिगलर होगा। देखो ये हो गया, है ना। हाइबर भी लिखवाया था मैंने, सारा लिखवा रखा है मैंने, यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट लगा दिया है। यहाँ पे Fe हो जाएगा, वाकर PdCl2, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। सिंपल सा, देख रहे हो क्या सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से पूछे गए हैं, देख लो सारा स्क्रीनशॉट लगा रखा है, ठीक है। सारे बच्चों को, लास्ट ईयर वालों को सबको पता होगा। और हाँ, 2020, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार 6 सालों से प्रूफ वीडियो दे रहा हूँ, और हर बार ऐसा होता है। इस बार तो मैं गारंटी लेता हूँ 2026 में, इस बार बहुत मेहनत करने वाला हूँ आप लोग के साथ। इस बार तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे, देखिएगा, मतलब लगभग सारे तो इस साल भी पूछे गए हैं, लेकिन अगली बार और अच्छे से आएगा, ठीक है। हायर यील्ड ऑफ NO ज़्यादा बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना है, प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाना है, तो यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा, कॉमन सेंस है ना। तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लिखा है ऑन इंक्रीजिंग ए, देखो ये है ना, ए को इंक्रीज करोगे तो बी बनेगा, यानी कि N2 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो NO ज़्यादा बनेगा। सही है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब टेम्परेचर क्या होगा, देखो डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये इंडोथर्मिक होगा, और इंडोथर्मिक में आप लोग को बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, फॉरवर्ड, रिएक्शन को कहाँ ले जाना है, फॉरवर्ड। सर हमको कैसे पता रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि यहाँ पे NO का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनाना है, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ऐसे जाएगी, NO की तरफ जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इंडोथर्मिक में टेम्परेचर को हाई रखना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो ACD यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। आपसे पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग लैग्रेंज टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट कौन नहीं देगा, देखो यहाँ पे मैंने सारा लिखवा रखा है, बहुत अच्छे से मैंने पूरा एक्सपेरिमेंटल तरीके से पूरा समझा रखा है। तो यहाँ पे जो आपका हेलोजन हो गया, ठीक है, ये पूरा क्या है, हेलोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ देखो सल्फर है, तो ये तीनों इस टेस्ट को देते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है ना, इस टेस्ट को देंगे। क्या कार्बन देगा है, नहीं देगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्या डायरेक्ट नोट से था, देखते जाओ, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 45 कराने हैं, देखते रहना। बिच आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट असर्शन रीजन सही है, ठीक है। देखो ध्यान से, कराए की असर्शन पढ़ो,
ये SN2 रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है ना, न्यूक्लियोफाइल आता है, ये Br निकल जाएगा, इस तरह से होता है, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि SN2 तो देगा। अब देखो आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। आयोडीन देखो यहाँ पे लिखाया गया है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर लिखाया गया है, सबसे ज़्यादा आयोडीन का, Br का, Cl साइज ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आयोडीन का निकलना क्या होता है, आसान होता है। यानी कि दोनों सही है और ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि ये एक ही दूसरे से रिलेटेड है ना, क्योंकि ये SN2 इसलिए अच्छा दे पा रहा है क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 आपसे पूछा मेजर प्रोडक्ट आपसे क्या बनेगा। देखो अब देखो ये क्वेश्चन मैंने ये करा रखा है, इसमें देखो HBr पेरोक्साइड लिया गया है, H2O2। यहाँ भी देखो HBr बेंजोल पेरोक्साइड, यहाँ भी HBr पेरोक्साइड लिया गया है, यानी कि सेम रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे देखो Br लग रहा था, वैसे इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, देखते रहिएगा। अब देखो जब यहाँ पे KCN रिएक्शन कराते हैं तो ये SN2 होता है, और यहाँ पे CN जाएगा, Cl को हटाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, Cn आ जाएगा, क्या जाता है, Cn आ जाता है, ये तो मैंने आपको करा रखा है। अब देखो फिर यहाँ पे Br की जगह पे क्या जाएगा, Cn हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होता है, पीछे से रिएक्शन होता है, ठीक है, ये Cn आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम अमलगम है, ये तो आपको पता होगा, ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो Cn का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन करेंगे तो ये CH2NH2 बन जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान था, देख रहे हो, 12 हो गए, 13 क्वेश्चन। 13 पे आ जाओ। शुगर आपसे पूछा, एक शुगर है, ठीक है, जो कि कीटो शुगर है। यहाँ पे देखो फ्रक्टोज को मैंने लिखवा रखा है, ये कैसा होता है, कीटो होता है, अल्फा बेटा एनोमेरिक फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ये अल्फा होगा तो ये बीटा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। यहाँ पे एनोमेर का मैंने डिफिनीशन भी लिखवा रखा है कि इसमें चाहे तो हेमी एस्टल हो, एस्टल हो, कीटल हो, हेमी कीटल हो, कुछ भी हो, है ना। तो ये अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा कीटल हेमी कीटल क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हेमी कीटल है, ठीक है, ये दोनों। तो इसका मतलब ये एनोमेरिक कार्बन भी है, बट यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, ये कीटो हेक्सोज होता है, फ्रक्टोज, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट सिस ट्रांस आइसोमर। अब देखो इसमें एक एक बनाओगे तो ये सिस ट्रांस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्यों होगा, देखो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब ऐसे होगा, साइक्लोहेक्सेन का मतलब 1,2 का मतलब एक मिथाइल यहाँ पे लगा दो, एक मिथाइल यहाँ पे लगा दो। तो जैसे ये वाला देखो, एक यहाँ पे लगा है, एक उसके एडजेसेंट पे लगा है ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये सिस ट्रांस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप सोचेंगे सर थर्ड क्यों नहीं होगा, साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन है, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल का मतलब यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन, है ना, व्हेन इट कम्स। अब से देखो n=2 से 3 पे जा रहा है, n=4 से 6 में ट्रांजिशन हो रहा है। आपसे पूछा है वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा, बिल्कुल क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, देखो यहाँ से, हाँ। तो 1/λ1, चलो हम पहला कर देते हैं, 1/λ1 = RZ², 1/1 कितना होगा, 2, तो 2 से कहाँ जा रहा है, 3 में, तो ये 3² आ जाएगा। 1/λ2 = RZ², 1/4² - 1/6², दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा λ1/λ2 निकाल लेना। देखो डायरेक्ट क्या आया था फॉर्मूले पर, क्या 15 क्वेश्चन में आपको मैंने 15 क्वेश्चन कराए, क्या 15 में से एक भी क्वेश्चन अभी बाहर से आया नहीं, सारा देख रहे हो, है ना। चलो, और कितने पेज का नोट्स था, 200 पेजेस का नोट्स था। कोचिंग वाले क्या करते हैं आपको पता होगा, इतना करवा देंगे, 1200, 1500 पेज लिखवा देंगे, फिर भी पता लगा कि 160 मार्क्स का भी क्वेश्चन उनसे पेपर से नहीं आ रहा है। तो ये आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, पढ़ो वहीं से, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कोर्स आपके पास होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो XeF2 है, XeF2 के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, तो sp3d हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, sp3d। ये तो बहुत सिंपल सा है यार। XeO3 में, Xe के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन, ये मतलब ये, है ना, फिर यहाँ पे 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, तो यानी कि sp3 आ जाएगा। और वैसे भी इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा भी, है ना, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर का मतलब sp3 ही होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या ही बताऊँ ना। चलो ये तो डायरेक्ट ही मतलब सब कर लिए होंगे, मुझे लगता है सारे बच्चे ही कर लिए होंगे इसको, है ना, कुछ ज़्यादा ही सिंपल था।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ। देखो एचडी की स्ट्रेंथ का मैंने बहुत अच्छे से जीओसी में आपको पढ़ा रखा है। जो बच्चे मुझसे जीओसी पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि जीओसी में मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एचडी की स्ट्रेंथ देखो, जितने ज़्यादा CH3 होते हैं, मैंने बताया था CH3 क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और एचडी की स्ट्रेंथ में क्या होता है, माइनस आई देखते हैं। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उसका एचडी की स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, ठीक। तो देखो सबसे ज़्यादा CH3, देखो CH3 इसमें एक भी नहीं है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एचडी होगा। इसमें एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। आपसे पूछा है हाउ मेनी प्रोडक्ट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द, इसका आपको मोनोक्लोरिनेशन कराना है और बताना है कितने कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको मोनोक्लोरिनेशन का डायरेक्ट एक एग्जाम्पल करा रखा है, इसका देख रहे हो, बस यही यहाँ पर भी करना है। कैसे करेंगे देखो, इसमें आपको CL लगाना है। एक बार आप CH3 की जगह पे यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, ठीक है, एक Cl यहाँ लगा देंगे, ठीक। अगर आप CH3 में यहाँ पे Cl लगाते हैं तो यानी कि एक कायरल कार्बन आ जाएगा, यानी कि इससे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। एक बार आप यहाँ Cl लगा दो और यहाँ CH3 CH2 CH3 दूसरा बन गया, मतलब ये एक यहाँ से बनेगा, 2 यहाँ से बन गया, एक यहाँ से बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, CH3 था, C था, CH3 था, यहाँ S था, एक बार Cl यहाँ लगा देंगे और जैसे ही Cl यहाँ पे लगाओगे यहाँ से 2 बनेगा, क्योंकि ये कायरल कार्बन हो जाएगा, क्योंकि कायरल का मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, एक ग्रुप ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। एक बार Cl यहाँ भी लगा दोगे तो एक यहाँ से बन जाएगा, यानी टोटल 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान था, सेम क्वेश्चन, बल्कि यहाँ पर तो ज़्यादा बन रहा था। यहाँ मैंने डाइक्लोरिनेशन का भी, डाइक्लोरिन जब लगाओगे तब क्या होगा, ये भी करा रखा था। ये तो बहुत सिंपल सा था, लेकिन यहाँ पे आपको कायरल कार्बन देखना था, 2 जगह कायरल कार्बन है, ये ध्यान देना था, यही इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 डायरेक्ट देखो नोट से है। यहाँ पे देखो जो फॉग है, ठीक है, फॉग हो गया, या फिर आपका जो स्मोक में क्या होता है, सॉलिड इन गैस, तो स्मोक के लिए क्या होगा, सॉलिड इन गैस। अच्छा, ह्यूमिडिटी का मतलब वही फॉग, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो फॉग में क्या होता है, गैस और एयर, मतलब लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। LY सबको पता है सॉलिड होता है, अमेलगम सॉलिड इन गैस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैच करवा सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। अच्छा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आपको पता होगा। जैसे मैंने डायपोल का भी यहाँ पे देखो करा रखा है, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, उसका मैंने बताया था कि डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता है। तो क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, हाँ, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी सही है, देखो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कि एन ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से A और D तो बिल्कुल करेक्ट है, यही ऑप्शन भी हो जाएगा। बाकी आप देखो HCF2 में नंबर ऑफ लोन पेयर सबसे ज़्यादा होता है, 3 लोन पेयर होता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। बॉन्ड लेंथ आपको पता होना चाहिए कि CH बॉन्ड सबसे ज़्यादा लेंथ होता है ना, क्योंकि ये लेंथ काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि कार्बन की साइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सारा करा रखा है मैंने, केमिकल बॉन्डिंग इतने अच्छे से कराया है आप लोगों को कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल बच्चों वाला हो जाएगा, ठीक। अभी तक आप देखो सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। ये देखो 2 क्वेश्चन इसी तरह से पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन, देखो कैसे। हाफ लाइफ टाइम दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 1 मिनट, ठीक है, टी हाफ दिया है। टाइम रिक्वायर्ड 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन क्लोजेस टू, ठीक है। आपसे टाइम पूछा तो T = 2.303 अपॉन के लॉग ए, परसेंटेज है तो लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 अपॉन 100 - x मतलब 99.9 कर देंगे। के कितना रखेंगे 0.6932 अपॉन 1 आ जाएगा, टी हाफ कर देंगे, ये फॉर्मूला होता है। बस इसको सॉल्व कर लेना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन ये हो जाएगा, है ना। कितना आसान था, देख रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, इसी पर देखो, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ग्राफ व्राफ सब। पता नहीं लोग कैसे बोल रहे थे केमिस्ट्री का पेपर हार्ड आया, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। 1-2 क्वेश्चन हार्ड हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत आसान लगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, इधर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इतना, रेट कांस्टेंट का मतलब के दिया हुआ है ना। हाउ मच टाइम डज इट टेक फ्रॉम 7.2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A 7.2 है, और ये फाइनल कितना A - x मतलब कितना बचा है, 0.9 बचा है। आपसे पूछा है कि टाइम कितना लेगा, है ना, टाइम कितना लेगा 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितना दिया है 0.03 लॉग
ए का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 7.2 अपॉन ए माइनस एक्स 0.9 है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल इन बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। क्या कभी आपने बॉन्ड ऑर्डर 0 का मॉलिक्यूल देखा है? जैसे He2 हो गया, ऐसा कभी देखा है? नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। निगेटिव हो गया, 0 हो गया, है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है, देखो यहाँ पे लिखा है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अब भाई 0 का मतलब तो स्टेबल होगा ही नहीं, ये गलत है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बस इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, बस एक लाइन से। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। 24 पूछा गया है बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का मतलब ये वाला है, ठीक है। इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ठीक है, विथ नाइट्रस एसिड। ये देखो नाइट्रस एसिड का मतलब HNO2, बिल्कुल सही बात है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंसर्शन, अच्छा देखो टेम्परेचर भी सेम लिखा है 273 से 278 केल्विन। देख रहे हो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करोगे तो यही तो आएगा। फिर देखो इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन, अगर आपको आयोडीन को बेंजीन के ऊपर जोड़ना है तो उसके लिए हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजो डाइएजोनियम सॉल्ट विथ KI। बिल्कुल, ये देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट KI और ये बन गया आयोडोबेंजीन, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट है? सारे ही डायरेक्ट हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो यार बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें करा रखा हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। केवल एक फॉर्मूला मैं आप लोग को बताता हूँ, ये वाला, और इसी से आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 106, यानी कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे पूछा है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किस में होगा? अगर आप नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो क्या नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए बस एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Na2CO3 में टोटल कितने एटम हैं? 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एटम है, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। दूसरे में क्या करेंगे? 248/62 कर देंगे, है ना, यानी कि 4 इंटू कितने नंबर ऑफ एटम है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सही हो रहा है, ये 62 ही होगा ना, 4, हाँ 4 और ये 3, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। अब देखो विच एमंग द फॉलोइंग चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एटम ए और बी में आ रहा है, ए और बी में आ रहा है। ठीक है, सी में देखते हैं, सी में देखो, सी में क्या होगा? 240/40, है ना। कितने नंबर ऑफ एटम है? एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, यानी कि 3, यानी कि 6 आएगा, हाँ, यानी कि 18, ये तो अलग है। डी में देखो कितना आ जाएगा? 12/2 कर देंगे, यानी कि 6, और 2 है तो 6 × 2 12 कर देंगे, यानी कि इसमें 3 में आ रहा है ABD का मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 2। ई भी चेक कर लें, 220/44 कितने हैं? 3 हैं, कितना आएगा ये? 5, यानी कि 15 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड। कितना आसान था, देख रहे हो, बिल्कुल इसी से तो था, बताओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा यहाँ पे देखो, ये भी डायरेक्ट नोट से पूछा गया है, आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल एग्जिबिट हाइयर बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो ये देखो डेल्टा TB इक्वल टू क्या लिखवाया है? I × KB × मोलरिटी। अब यहाँ पे मोलरिटी, आप बोलो सर मोलरिटी दिया हुआ है, तो ऐसे केस में मोलरिटी और मोलरिटी को सेम मान लिया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो यूरिया को डिसोसिएट नहीं किया जा सकता, तो I की वैल्यू 1 होगा। इसको भी नहीं कर सकते तो I = 1 होगा। इसको कर सकते हैं K + NO3- में, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 Na और 1 SO4-, यानी कि I = 3 हो जाएगा। अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? यूरिया के लिए I की वैल्यू 1, KB तो कांस्टेंट है, रहने दीजिए। मोलरिटी कितना है? 0.01 कर देंगे, है ना। दूसरे वाले कैसे करेंगे? 0.01 × KB × मोलरिटी कितना हो जाएगा? 2, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे I, और ये मोलरिटी हो गया सारा ऐसे ना। अब ऐसे निकाल लेना किसका सबसे हाईएस्ट होगा, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही हाईएस्ट होगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। मतलब सच में आसान था यार, मतलब मुझे लग रहा था कि हार्ड होगा, नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये बिना पढ़े आप नहीं कर सकते थे, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था जो मुझे पूरे केमिस्ट्री के पेपर में लगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चर एज वेल, आपको साइक्लिक ईथर बनाना है। किसका?
C4H8O का, मैंने आपको C5H12O का साइक्लिक ईथर बनवा रखा है, ठीक है। आपको बताना C4H8O का कितने बनेंगे। देखो इसमें तो ईथर ही है, इसमें साइक्लिक आपसे पूछा गया, साइक्लिक वाला शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कैसे बनाएंगे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। टोटल 4 कार्बन है और ईथर बनाना है, तो यानी कि 5 हो जाएंगे ऐसे, एक तो यही बन जाएगा, ठीक है, एक ईथर ये। एक 4 कार्बन का बना देते हैं और एक कार्बन और लगाना है तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। एक कार्बन यहाँ लगा देंगे तो यहाँ लगा देंगे, ठीक है, 2 बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये कारल कार्बन होगा तो इसमें टोटल 2 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे कारल नहीं था क्योंकि ये ग्रुप सेम ही है, यहाँ पे एक, यहाँ टोटल कितने बन गए, 4 बन गए हैं। अब 3 वाला देखते हैं। देखो 3, अभी 2 कार्बन बचे हुए हैं तो 2 कार्बन कहाँ लगा दूँ, इसी को लगा दूँ। क्या इसमें कारल है, नहीं है, ठीक है। फिर देखो अब मैं ऐसे कर देता हूँ, एक ही मतलब एथिल लगा देता हूँ, इथाइल, यानी कि यहाँ पे कारल हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ से 1 बन जाएगा, ठीक है। एक और बन सकता है ये वाला, लेकिन यहाँ पे देखो 2 कारल है, 2 कारल सिमेट्री भी है, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 बनेंगे। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, 2 पावर n + 2 पावर n - 1/2 ऐसे करके होता है ना, n/2 - 1 इस तरह से ना, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, 2 3 4 5 7 3, यानी कि 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मुझे लगा, ठीक है। इसको एक एक करके काउंट करना था, मतलब जो अगर आप पहले से किए रहोगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट आया नोट से, आपसे पूछता है निगेटिव डेविएशन शो करेगा या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या आइडियल होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। देखो निगेटिव डेविएशन कब शो करता है, पीएस जो क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है वो पीएस होता है। PA0XA + PB0XB की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे, 5 मोल है, यानी कि Na की वैल्यू कितनी है, 5 है ना, Nb कितना है, 10 है, ठीक है। वेपर प्रेशर टोटल सोल्यूशन, यानी कि ये पीएस की वैल्यू दे दी है कितनी, 70 दी हुई है, ठीक है। अच्छा, और वेपर प्रेशर एक्स का कितना दिया है, यानी कि पीए कितना दिया है 63 और पीबी कितना दिया है 78, वही मतलब, ठीक है। अब देखो पीए, अब इसकी वैल्यू निकालो, PA0XA + PB0XB, PA0 मतलब 63, एक्से कैसे निकालेंगे, एक्से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन इतना, ठीक है, प्लस PB0 कितना है 78 है ना, इंटू एक्स भी कितना हो जाएगा 10/10 + 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना और इसको 70 से कंपेयर कर लेना। अब देखो कि 70 छोटा आएगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, ज़्यादा आएगी, तो यानी कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, सिंपल था ये, इसको हार्ड मत मानना, ये बहुत सिंपल था, ठीक है। चलिए 28 हो गया, 29 पर आ जाइए। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है क्या होगा, है ना। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड का मैंने बहुत सारा रिएक्शन करा रखा है, एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया, आप देख सकते हो। जैसे RCHO है तो CO पर कैसे रिएक्शन होगा, देखो CO, तो यहाँ पे क्या बनता है, O पे H आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे CN है ना, CN है। अब CN में देखो ग्रिग्नार्ड कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से, CN है ना, इसमें ग्रिग्नार्ड यही समझना था आपको, इसमें यही तो लोचा है। CN में जब आप एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, और मैंने आपको बताया था ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, R माइनस होता है, MgX प्लस होता है। इसको जोड़ना बता रहा हूँ आपको, तो प्लस वाले के साथ माइनस जोड़ देंगे, यानी C के साथ क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा और इसके साथ H आ जाएगा। H क्यों आएगा, क्योंकि बाद में वाटर भी लिया गया है तो MgX की जगह पे H आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते रहना बस, CH3 यहाँ पे जो लगा था डबल बॉन्ड NH। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देना है, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O HOS बॉन्ड से ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पे 2 H लग जाएगा तो अमोनिया निकल जाएगा और यहाँ पे 2 OH आ जाएगा। 2 OH अगर एक ही कार्बन पर होता है तो H2O निकाल देते हैं तो COCH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, COCH3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, देखो मैंने करा रखा है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, COCH3 वाला करा रखा है, सारी चीज़ें रिएक्शन में करा रखे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना था कि एक बॉन्ड को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, यही इसमें सोचना था। बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, नीट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते थे, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक, देखो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लोन पेयर जितने आसानी से निकलता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ देखो लोन पेयर है, लोन पेयर को क्या रोकने वाला कोई है नहीं, तो ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ देखो लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो ये आसानी से बाहर नहीं जा सकता है, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था। यहाँ लोन पेयर देखो फंस गया, यहाँ लोन पेयर नहीं फंसा तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अब सुनो,
यहाँ लिखा है एन मेथिल एनिलीन। देखो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन का मतलब होता है NH2, तो यहाँ पे NH और यहाँ पे एक मेथिल भी लगा है, तो यहाँ पे एक मेथिल भी लगा तो NH, ये बन जाएगा। बेंजीन एमीन क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे एमीन हो जाएगा, बेंजीन एमीन, ठीक है। एथेनामीन है ना, एमीन तो आपको पता होगा NH है ना, और यहाँ पे एक एथेन यानी C2H5 लगा है, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एन एथिल एथेनेमीन यानी कि यहाँ पे C2H5 2 लग जाएगा और यहाँ पे NH आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये आपका बन जाएगा। अब आपसे पूछा है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा। देखो यहाँ पर तो दोनों लोन पेयर फंस गए हैं, है ना, दोनों लोन पेयर फंस गए हैं, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू इन दोनों, ठीक है। अब आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, कैसे करेंगे ध्यान सुनना। मैं आपको बताया था जितना एल्किल ग्रुप ज़्यादा होता है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है ना, जैसे C2H5 प्लस आई लगाता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका बेसिक सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पर आ जाएगा। यहाँ देखो एक मेथिल है, प्लस आई लगा रहा है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तो यानी कि ये थर्ड पे आ जाएगा और ये फोर्थ पर आ जाएगा, यानी कि सेकंड आ जाएगा। नहीं, ये नहीं, क्या आ जाएगा, एन एथिल, हाँ ये एथिलेमीन बेंजामीन एन मेथिल, यानी कि ये आ जाएगा ना, एन मेथिल एनिल का ज़्यादा होगा और बेंजीन एमिन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। देखो डायरेक्ट ये भी आया है, कैसे, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, डेल्टा H दिया हुआ है माइनस में, यानी कि ये कैसा रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब सुनो, आपसे पूछा है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखो जो डेल्टा H होता है वो मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है, देख रहे हो, यहाँ पे पहले देख लीजिए। जो डेल्टा H होता है वो H रिएक्टेंट माइनस H प्रोडक्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये H रिएक्टेंट हो गया, H प्रोडक्ट हो गया, तो डेल्टा H क्या होता है, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट होता है। क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू निगेटिव दी है, तो ये निगेटिव कब होगा, जब प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा ऊपर होगा, ये नीचे होगा, तभी तो, यानी कि ये वाला डायग्राम सही होगा, ये डायग्राम सही होगा, सही है, तभी तो डेल्टा H निगेटिव में आएगा। सॉरी गलत हो गया। डेल्टा H को निगेटिव लाना है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी पड़ेगी ना, ये ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, तभी तो सोचो, तभी तो सब्सट्रैक्ट करोगे निगेटिव आएगा ना, तो यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा मतलब ये वाला, वही तो मैं सोच रहा हूँ, एक्सोथर्मिक का ये होता है ना, एक्सोथर्मिक का डायग्राम ये होता भी है, देखो लिखा भी है ना, एक्सोथर्मिक का डायग्राम ऐसे होता है, सिंपल सा था, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा होगा, देखो यानी कि पहला वाला ऑप्शन, ये देखो रिएक्टेंट ज़्यादा ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, और इन दोनों के बीच जो गैप है वो इतना है, सिंपल सा था, है ना। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का ये होता है, ये नीचे मैंने आपको डायग्राम पूरा दिखा रखा है, देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द हैविंग मिनिमम कंडक्टेंस, कह रहा है मिनिमम कंडक्टेंस किसका होगा, तो देखो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मिनिमम कंडक्टेंस होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयन नहीं देता है, जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस यहाँ माइनस, ये सब आयन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयन नहीं देगा, न्यूट्रल है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा और ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा क्योंकि ये आयन नहीं है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 भी, ऑप्शन 2 भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। इसमें क्या पूछा गया है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी, आपको एक मोलर कंडक्टिविटी दिया है 0.050, सोल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखो यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी दिया है आयन का, प्लस का इतना, माइनस का इतना, आपसे पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, ये पूछा, यानी कि अल्फा पूछा है। तो देखो डायरेक्ट नोट से पूछा गया है, कैसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने लिखा रखा है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी। अब ये गिवन होता है, गिवन का मतलब कितना दिया है, 0.05 ये कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट पे निकालने के लिए मैंने बताया था कि दोनों को ऐड कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो कैसे करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो यानी कि लैम्डा एम नॉट प्लस लैम्डा एम माइनस वाला नॉट, दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा यहाँ से अल्फा निकल आएगा। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ऐसे निकाल लेते हैं, इसको ले जाके यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखा है ना मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे कैसे निकालेंगे, कोलराउस लॉ से, यानी कि ऐसे इस लॉ से निकाल लेंगे, खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल डायरेक्ट ये नोट से ही पूछा गया था। गाइस क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ध्यान से, 34 में क्या बोला गया है फटाफट देखिएगा। इसमें लिखा है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2। Ba+2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब डेल्टा HF आपको बताना है,
और आपको यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4, BaSO4 का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, यानी कि Ba+2 रहा होगा प्लस सल्फेट रहा होगा और इससे आपका क्या बन गया होगा, BaSO4 बन गया होगा। ठीक है, अब देखो इसका क्रिस्टलाइजेशन कितना दिया हुआ है, ये दिया है -4.5। क्या यही डेल्टा H रिएक्शन होगा? हाँ, तो डेल्टा H रिएक्शन जो हो जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन BaSO4 माइनस डी हीट ऑफ फॉर्मेशन Ba+2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन सल्फेट आयन। ठीक है, और ये कितना दिया है, -4.5 इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 कितना दिया हुआ है, देखो ये दिया है -349 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 कितना दिया हुआ है, ये निकालना है आपको, और माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट कितना दिया है, -216। यहाँ से डेल्टा एच ऑफ Ba+2 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे आपको क्रिस्टलाइजेशन सारी चीज़ें यहाँ पे बताया था। ये देखो ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इसका डेल्टा एच, और ये फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, मैंने आपको करा रखा है H3PO4 के लिए। H3PO4 पे जो Ka1, Ka2, Ka3 होता है, इसमें Ka1 की वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, फिर Ka3 होती है। ठीक है, अगर आप इसको पूरा लिखेंगे ना, जैसे H3PO4 से सबसे पहले क्या बनेगा, H3PO4 से जब आप एक H+ निकालेंगे तो ये H2PO4 माइनस बनेगा, फिर H2PO4 माइनस से जब आप एक H+ और निकालोगे ना तो ये HPO4 -2 बनेगा, फिर एक और निकालोगे HPO4 -2 में से, तो यहाँ से PO4 -3 बनेगा, तो ये Ka1 हो जाएगा, ये Ka2 हो जाएगा, ये Ka3 हो जाएगा। तो अगर आप K लिखेंगे ना तो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3, ये तो लिखना आता होगा, है ना, सिंपल सी बात है। लॉग ले लेंगे तो log K इक्वल टू log Ka1 प्लस log K2 प्लस log Ka3, बस यहाँ से मैच करवा लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा सही होगा, देखो क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और H3PO4 स्ट्रॉन्गर एसिड, बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये भी सही है। ठीक है, डी वाला कहीं से सही नहीं होगा, तो डी यहाँ पे नहीं, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए। 36 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नोट से ही है। डी कार्बोक्सिलेशन में देखो क्या बनता है, यहाँ पे CO2 निकल जाएगा और ये क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है, यानी कि ये बेंजीन बन जाएगा, यहाँ से बेंजीन बनेगा। यहाँ पे देखो रेड हॉट कॉपर ट्यूब मैंने बता रखा है, बेंजीन बनता है, तो ये भी बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे Mn2O3 जैसे ये Al2O3 है, तो यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्थ वाले में H2O2 H2O है ना, H2O वार्म है, तो यानी कि यहाँ पे N2Cl हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, तो यहाँ पे फिनॉल बनेगा, बेंजीन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4। तो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों करा रखा था, है ना, ये भी करा रखा हूँ, सारी चीज़ें जाके आप नोट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बिल्कुल सिंपल सा था। यहाँ देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है। अब देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हाई है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाई है, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई वेयर एज इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एनर्जी हाई होगी, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उसका वेवलेंथ उतना कम होगा, सिंपल सी बात है। अब बताओ, ऑर्डर आपको पता ही होगा, सब पढ़ाया गया है। Cn सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें है, तो Cn का वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगा, तो यानी कि B सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद NH3 आएगा, तो यानी कि A आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, बिल्कुल देखो सब आर्सिन बन रहा है, आर्सिन देखो बन रहा है, बिल्कुल अमोनिया की तरह आर्सिन बन रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट नोट से है। हाँ, एंटीमनी कैन नॉट एंटीमनी पेंटॉक्साइड, क्या एंटीमनी यानी कि SbO5 नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है, केवल नाइट्रोजन, देखो लिखा है ना, नाइट्रोजन केवल LCl5 तक नहीं बनाता है, बाकी तो सब बना ही सकते हैं ना, क्योंकि बड़े हैं वैकेंट ऑर्बिटल, सब बना ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन लिखा होता तब सही होता, यानी कि गलत है, ये सही ये गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट देखते रहिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक पूछा है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर भी लिख दिया था पीछे वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो CO है ना, जो CO होता है, जैसे यहाँ पे देखो CO लिखा है ना, CO हो गया, ठीक है, CN हो गया, PPS3 हो गया, है ना, CN हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। Cl और H2O क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अब देखो अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड नहीं होगा तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, निकिल का होता है 3D8 4S2 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो NiCl4 -2 है, तो यहाँ पे +2 चार्ज आएगा,
तो Ni अगर +2 ले लेंगे तो ये 3d8 आ जाएगा। लेकिन कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फील करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 2 अनपेयर्ड आ रहा है, यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो NiCO4, क्या कोई अनपेयर्ड है, नहीं, यानी कि इसकी पेयरिंग कैसे हो जाएगी, देखो इसकी पेयरिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में ऐसे हो जाएगा। क्या एक भी अनपेयर्ड है, नहीं। तो जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे उसमें अनपेयर्ड नहीं होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। वीक फील्ड लिगेंड वाले क्या हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, यानी कि ए और डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो यहाँ पे लिखा है पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू NCl की सेम नहीं होती है। देखो लिखाया गया है पॉलिंग स्केल पे NCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 3, दोनों सेम होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हाँ, सबके पास देखो 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 18 18 18 18, ये सही है। यहाँ पे देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ना, एंथैल्पी ऑफ NaMl, अच्छा इसको रुकिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ CS, हाँ CS का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, GA दैट है, अब देखो CS का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, नहीं, जितना बड़ा साइज उतना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लेफ्ट टू राइट जाने पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पे सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें आपसे पूछा ट्रू क्या होगा, तो ये तो यहाँ पे देखो B हटा दो, B हटा दो, A तो सही, A भी हटा दो, ये गलत है तो A भी हटा दो। ठीक है, बचा CD और CE, तो C और CS हैज़ ग्रेटर दैट, हाँ ये भी सही है, यानी कि C और E क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था। देखो आगे, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, 41 को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको एनर्जी बताना है, रेडियस बताना है ना। देखो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बता रखा है और रेडियस का भी फॉर्मूला बता रखा है। तो एनर्जी कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ, -13.6। जेड का मतलब जैसे लिथियम के लिए जेड कितना होता है, 3। ठीक है, N कितना होता है, N, यहाँ पे फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, यानी कि N = 1 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एनर्जी निकल आएगा, इसे सारा निकाल लोगे। रेडियस कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला 0.53 × N² का मतलब 1, लिथियम के लिए जेड 3, एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में चेंज करोगे तो 10⁻² पिकोमीटर। इसको सॉल्व करना, थोड़ा सॉल्व करना था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आसान था। ये देखो फेरोमैग्नेटिक कंसिडर्ड एट एक्सट्रीम, बिल्कुल जो पैरामैग्नेटिक का जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cr+2 सेम एज Nd+3 है ना, Cr+3 और Nd+3 का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होता है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। Nd4 F ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना, इसका 4f4 होता है ना, 4f4 और 4 और 6s2 होता है। ठीक है, +3 करोगे तो यहाँ से 2 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ से, 4f3 आएगा। 4f3 का मतलब 3 अनपेयर्ड यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, Cr+2 में कितने अनपेयर्ड आएंगे, Cr+2 में Cr का होता है 3d5 4s1 और Cr+2 करेंगे 3d4, यानी कि 4 अनपेयर्ड आएगा। ये गलत है, ये दोनों सही है ना, ये गलत है, ये सही है। सिंपल सा था। चलो सारा कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही इसमें गेम था। नेक्स्ट आ जाइए, CsCl3, अगर जिसमें CsCl3 होगा वो सिंपल डिस्टिलेशन होगा, तो सिंपल डिस्टिलेशन का ये हो जाएगा, करा रखा है मैंने, देख सकते हैं। जिसमें वाटर होगा वो स्टीम होगा, स्टीम वाला होगा, तो बस यहाँ से मैच करवा लेना, आपका ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। विटामिन B12 सबको पता है ना, एनीमिया होता है, डी वाला रिकेट्स होता है, ये चेलोसिस होता है, बस ये खत्म है। तो आप बायोलॉजी वाले कोई आप स्टूडेंट हो ना, ये क्वेश्चन का मैंने जो प्रूफ देने की जरूरत है नहीं यार, बायो वाले हो ना, मैथ वाले होते तो एक बार सोचना पड़ता है। यहाँ देखो मेन ग्रुप का कौन, मेन ग्रुप का मतलब S और P ब्लॉक वाला, तो ये देखो S ब्लॉक का है, ठीक है, ये P ब्लॉक का है, ठीक है, नहीं ये P ब्लॉक का नहीं है, देखो ये 3D, हाँ ये जो है P ब्लॉक का है, P5 है ना, ये P ब्लॉक का, तो AC ये तो D ब्लॉक का है, D यहाँ, और यहाँ पे 3D10 4s1 ये तो S ब्लॉक का है ना, तो यानी कि ACD यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सारे क्वेश्चन कर लिया। यहाँ पे मेन ग्रुप का मतलब S और P, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस S और P ब्लॉक का एलिमेंट ढूंढना था, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग सारे क्वेश्चन, है ना, सारे क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि इससे आप 160 प्लस आसानी से स्कोर कर सकते थे? और जिस तरह से नीट का कट ऑफ गया है 525, बहुत कम कट ऑफ गया है, और अगर आप उसमें 160 केवल केमिस्ट्री में ला देते, 170 भी ला सकते थे, पर चलो मैं 160 ही मानता हूँ, तो सोचो आपके लिए कितना आसान हो जाता। बायो में आप आराम से 300 प्लस लोग करते हैं, फिजिक्स उतना भी हार्ड नहीं थी, 140 150 बहुत आसान था लाना,
जब आप मेरा कोर्स देखेंगे तो इतना अच्छे से करा दूंगा 150 आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर लेना, और बैच को ज्वाइन करने के बाद मुझे ज़रूर मैसेज कर देना पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होने के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, बाकी कोई डाउट हो ये मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।